रुद्राक्ष एकमात्र ऐसा टूल है, आपके माइंडसेट को इतना पावरफुल, इतना कॉन्फिडेंट कर देता है कि आपको बाकी सारी चीजें छोटी लगने लगती हैं। आप ना फिर चलते फिरते सर्किट हो जाते हो कि जिसमें एक एनर्जी फ्लो ही हो रही है, करंट फ्लो ही हो रहा है। पापी भी अगर रुद्राक्ष के दर्शन भी कर ले, सिर्फ देख भी ले, तो उसके दर्शन मात्र से आपके जो पाप है वो धुल जाते हैं। तभी बहुत बार होता है रुद्राक्ष ने आपको चूज नहीं किया है तो आप नहीं पहन पाएंगे। आपके पास करोड़ों रुपये क्यों ना हो, आप रुद्राक्ष खरीद भी नहीं पाएंगे और पहन भी नहीं पाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष आपकी लाइफ को कैसे बदल सकता है, हम सारे रुद्राक्ष के बारे में बात करेंगे। हम ये जानेंगे कि आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष सही है, कैसे आप परख सकते हैं कि रुद्राक्ष असली है या फिर नकली है। आज जो हमारे साथ में गेस्ट है वो इसी चीज के एक्सपर्ट है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें वो करते हैं। वेलकम। हर हर महादेव। मेरा नाम उर्वी भट्ट है। मैं रुद्राक्ष में कंसल्टेशंस करती हूँ, टैरो रीडिंग करती हूँ, आकाशिक रीडिंग्स और रेकी हीलिंग्स करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी और रुद्राक्ष में मेरी रिसर्च चल रही है। तो मेरे को स्टार्टिंग से बताओ कि ये रुद्राक्ष क्या है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ था। रुद्राक्ष बेसिकली अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो जो शिव जी हैं हमारे, उनका सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन है। आप इसको शिव जी का अंश ही समझिए। अभी जब हम रुद्राक्ष की ओरिजिन की बात करते हैं तो रुद्राक्ष का जो ओरिजिन है हमें हमारी बहुत सारी पुराण, हमारे वेदास और हमारे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में मिलता है। बट सबसे सटीक वाला या सबसे पॉपुलराइज्ड वाला जो मैं कहूँगी वो ये है कि शिव पुराण में रुद्राक्ष जपमाला उपनिषद में इसका वर्णन किया गया है कि त्रिपुर नाम एक असुर था बहुत हजारों वर्ष पहले, और उस असुर ने हाहाकार मचा दी थी, जिसकी वजह से जो देवी देवता लोग थे उनको परेशान करने लगा था वो। तो इसलिए जितने भी हमारे देवी देवता थे वो सारे ब्रह्मा जी के पास गए कि हमारी मदद करें। जो असुर था उसने इतना हाहाकार मचा दिया था कि वो उनको बंदी बनाकर उनको मारने लगा था। तो जब वो लोग ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं इसे अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि उसको वरदान दिए गए थे। तो उन्होंने कहा हम जाएंगे विष्णु जी के पास। जब सारे देवी देवता विष्णु जी के पास गए तो देवता जो विष्णु जी थे उन्होंने कहा मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, हमें शिव जी के पास जाना होगा। और जैसे ही हमारे शिव जी आदि योगी हैं सारे, जब उनके पास गए उन्होंने डिसाइड किया करके इस असुर का मैं ही कुछ करूंगा। और जैसे ही उन्होंने देखा कि देवता कैसी पीड़ा से, कैसे कष्ट से जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं 1000 वर्ष का तप करूंगा। और जब वो मेडिटेशन में बैठे और उन्हें 1000 वर्ष लगातार मेडिटेशन करा, और जैसे ही उन्होंने मेडिटेशन का कंप्लीट हो रहा था तो उनके आंखों से अश्रु गिरे, और उसी अश्रु से वेपन जिसका नाम अघोरा है वो बना, जो कि रुद्राक्ष है। और उसी जो अश्रु थे वो जगह जगह हमारी जो पृथ्वी है उस पर गिरे, और उसी से रुद्राक्ष के पेड़ की उत्पत्ति हुई। तो ये उसकी ओरिजिन है। कहीं ये भी दिया गया है, देवी भागवत में मेंशन किया गया है कि जब माता सती हवन कुंड में कूदे थे, उनके फादर के पास जब उनका एक हवन हो रहा था, तो जब वो पूरी तरह से जल चुके थे तो शिव जी उनको उठाकर घूम रहे थे, बिकॉज वो बहुत परेशान हो गए थे, वो रो रहे थे। तो कहीं ये भी वर्णन है कि वो जो रोए थे उस आंसू से बना है। बट शिव पुराण में ये बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि वो खुशी के आंसू थे, और उस आंसू से जो रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई उससे वो मानव कल्याण, जन कल्याण के लिए किया गया था। तो मेरे हिसाब से जो दूसरी स्टोरी है, मैं उसका लॉजिक इतना वो नहीं समझ पाती, क्योंकि वो जब माता सती को विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके बॉडी के टुकड़े किए थे तब वो बहुत पीड़ा से, बहुत दुख से रोए थे। तो वो उसकी उत्पत्ति दुख से नहीं हुई है, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी माना गया है। हमारे हर शास्त्र में उसका वर्णन है, और उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट वो कैसे एक मानव को करता है उसके बारे में भी दिया गया है। तो अब आंसू गिरे, पेड़ उगा, तो पेड़ के ऊपर जो फ्रूट्स आए उसको हमने रुद्राक्ष का। अब वो जो रुद्राक्ष है उसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। यस, रुद्राक्ष के बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे ही जो अश्रु था वो जगह जगह गिरा, तो वो सिर्फ इंडिया में या नेपाल में नहीं गिरा, वो बहुत सारी जगहों पे गिरा। जैसे साउथ ईस्ट एशिया में गिरा, इंडोनेशिया में गिरा, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के कुछ कुछ हिस्सों में भी गिरा है। तो रुद्राक्ष जहाँ जहाँ गिरा उस हिसाब से उसकी एक वैरायटी बनी। जैसे अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे तो सेब कश्मीर में भी आते हैं, महाराष्ट्र में भी आते हैं, दिल्ली में भी आते होंगे, बट जो उसकी क्वालिटी, उसकी वैरायटी है वो डिफरेंट है। जो उसकी जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो भी डिफरेंट है। तो वैसे ही जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, उसके मॉर्फोलॉजी पे, उसकी जो फिजिकल मॉर्फोलॉजी है उसके बेसिस पे रुद्राक्ष की डिफरेंट टाइप्स हैं। जो फर्स्ट टाइप है, जो सबसे ज़्यादा मेंशन की गई है श्रेष्ठ क्वालिटी ऑफ रुद्राक्ष में, वो नेपाल की है। अब इसे श्रेष्ठ क्वालिटी क्यों कहा जाता है?
उसमें एक नेचुरल होल होता है, जो नेपाली रुद्राक्ष है उसमें एक नेचुरल होल होता है, उसको किसी मैनकाइंड ने ड्रिल नहीं किया, किसी ने हथियार से नहीं बनाया, वो नेचुरली जब उगता है तब उसमें छेद होता है, इसीलिए उसको श्रेष्ठ क्वालिटी का माना गया है। दूसरा पॉइंट, ये दोनों पॉइंट शिव पुराण में लिखे गए हैं और रुद्राक्ष का जहाँ जहाँ आपको मेंशन मिलेगा सब में ये लिखे गए। देवी भागवत है, पद्म पुराण है और रुद्राक्ष जबाला उपनिषद है और श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन दिया गया है। जो रुद्राक्ष आंवले की साइज का होगा, आंवले की साइज मतलब बड़ी साइज का होगा, नेचुरल छेद होगा और आकार में गोल होगा, वो सबसे श्रेष्ठ श्रेणी में आता है, मतलब ट्रिपल ए क्वालिटी में आता है। और सबसे ब्यूटीफुल, जो दिखने में भी ब्यूटीफुल होगा, उसे भी हम श्रेष्ठ क्वालिटी में गिनते हैं। जो नेपाली रुद्राक्ष है वो नेचुरली होल वाला होता है, साइज में भी बड़ा मिलता है। अब जितनी भी रुद्राक्ष अगर मार्केट में लेने जाएंगे तो नेपाली रुद्राक्ष एकमात्र ऐसा रुद्राक्ष है जो साइज में बड़ा होता है और नेचुरल होल वाला होता है। तो ये हुई नेपाली वैरायटी। दूसरी वैरायटी जो बहुत सारे लोगों ने देखी होगी वो होगी इंडोनेशियन, जिसको हम यूजुअली जपा के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारी रुद्राक्ष की माला आती है 108 वाली, या जो बहुत सारे लोगों ने कंठ में भी पहन रखी होगी छोटे छोटे दानों वाली, वो इंडोनेशियन है। अब वहाँ पे जब रुद्राक्ष के फल उगे तो वो छोटी उगे, उसमें मुख होते हैं जैसे नेपाली रुद्राक्ष में होते हैं या किसी भी वैरायटी ऑफ रुद्राक्ष में होते हैं, पर वो साइज़ में छोटे होते हैं और उसमें नेचुरल होल नहीं होता है, उसमें होल ड्रिल किया जाता है, तो इसीलिए उसको लोअर क्वालिटी में गिना जाता है। नंबर 1 साइज छोटी है, दूसरा मैन्युअली ड्रिल किया हुआ है। अगर आप ऐसे देखने जाए तो एकमात्र नेपाली रुद्राक्ष है जो पहनने के लिए बनाया गया था। ऐसे बहुत बार हमारे जो शास्त्र जिन्होंने लिखे उनका कहा गया है कि नेपाली रुद्राक्ष एकमात्र ऐसा रुद्राक्ष है जिसमें छेद है, इसीलिए वो मानव के पहनने के लिए दिया गया रुद्राक्ष है। तीसरी क्वालिटी ऑफ रुद्राक्ष है जिसको हम हरिद्वार रुद्राक्ष भी कहते हैं, जो हमारे हिमालयन साइड में उगता है, वो उगता इंडिया में ही है। वो देखने में ओवल शेप का होता है, जो ये वाला है वो हिमालयन रुद्राक्ष है, ये ओवल शेप का होगा, राउंड नहीं होगा। इसमें भी होल नेचुरली नहीं होता है, ड्रिल किया जाता है। और इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें आपको ज़्यादा मुखी नहीं दिखेगी, ये 1 2 3 और मैक्स टू मैक्स 4 मुखी तक पाया जाता है, ये हायर मुखीज़ की तरफ नहीं जाता है। इंडोनेशियन आपको हायर मुखीज़ मिल जाएंगे, नेपाली भी आपको हायर मुखीज़ मिल जाएंगे, पर हिमालयन आपको नहीं मिलेंगे। जो थर्ड क्वालिटी है उसको भद्राक्ष के नाम से जाना जाता है या रामेश्वर बीट के नाम से जाना जाता है। ये हमारे साउथ ऑफ इंडिया में उगता है, कुछ हिस्सों जो हमारे मेघालय के कुछ हिस्से हैं, असम के कुछ हिस्से हैं और वेस्ट बंगाल के हिस्से हैं, वहाँ पर भी ये उगा जाता है। इसकी जो पहचान करने की देख के जो हम पहचान कर सकते हैं वो ये चंद्र आकार का होता है या फिर हाफ मून शेप बोल सकते हैं या आलमंड शेप का होता है। तो ये देखने में गोल नहीं होता है, इसमें भी नेचुरल होल नहीं होता है। इनफैक्ट जो भद्राक्ष होता है या जो रुद्राक्ष आलमंड शेप का होता है, इंडिया में उगता है, उसे मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करती पहनने के लिए, क्योंकि वो दोनों कैटेगरीज को सेटिस्फाई नहीं करता है, राउंड वाला और नेचुरल होल वाला। और वो साइज़ में बड़ा भले आता है पर वो दोनों कैटेगरीज को नहीं ये करता है, इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करती उसको पहनना। तो अभी तक ये 4 वैरायटीज़ हैं, इसके अलावा आपको बाकी भी मिल जाएंगे जो जंगलों में वगैरह उगते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, पर उसको रुद्राक्ष की कैटेगरी में आइडेंटिफाई नहीं किया गया। अगर प्रोमिनेंटली आप देखेंगे तो ये 4 वैरायटीज़ अवेलेबल है मार्केट में। तो अभी आपने बोला कि ये जो 4 ओरिजिन है निकले तो सारे आंसू से, राइट। तो सबकी क्वालिटी तो सेम ही होनी चाहिए? नहीं, क्योंकि कैसा है ना कि जब उन्होंने जब शिव जी के अश्रु गिरे थे तो वो जो ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस हैं वो बहुत सारी जगह पे गिरे थे। अभी वो वहाँ पर गिरे तो वहाँ की जो सॉइल वो डिफरेंट है, वहाँ का जो क्लाइमेट वो डिफरेंट है। अभी जैसे ही मैंने आपको सेब का एग्जांपल दिया था, एप्पल का, मैं सेम सीड्स को जो एप्पल जो कश्मीर में जो एप्पल डाल रहा है फार्मर, मैं वही सेम सीड्स को बॉम्बे में जाके भी डालूंगी, मतलब महाराष्ट्र साइड में भी डालूंगी, या फॉर दैट मैटर मैं रामेश्वरम साइड भी जाके डालूंगी। वो जो फल की क्वालिटी, उसकी साइज़, उसका जो जूस होगा, उसका जो टेस्ट होगा वो बहुत डिफ़र करेगा। क्योंकि एयर एलिमेंट है वो डिफरेंट है, सॉइल एलिमेंट है वो डिफरेंट है, जो जोग्राफिकल प्रॉपर्टीज़ है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, इसीलिए वो आपको डिफ़र करता हुआ दिखेगा, इसीलिए उसकी साइज़, उसकी क्वालिटी में भी डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, समझ गया मैं। अब ये जो आपने बताया एक मुखी, दो मुखी, ये सब में आ रहे हैं, और क्या पता लगेगा और उसका क्या फ़ायदा है? जो पहले तो मैं बता दूँ, एक बहुत बड़ा मिथ है, मैं उसको क्लियर कर देती हूँ कि एक मुखी नेचर में अवेलेबल ही नहीं होता, क्योंकि शिव पुराण में और जितने भी पुराण मैंने मेंशन किए, स्क्रिप्चर्स मेंशन किए, उसमें एक मुखी को स्वयं शिव जी बोला गया है। और एक मुखी इतना पावरफुल रुद्राक्ष है
कि उसको पहनने मात्र से आप शिव जी के साथ विलीन हो जाओगे। मतलब रुद्राक्ष मूवी आई थी, रक्त रक्त, वही वो वाला सीन हो जाएगा। मतलब उसमें तो बहुत बड़ा चढ़ा के और मतलब बहुत वियर्ड तरीके से दिखाया गया था, ऑब्वियसली बिकॉज बॉलीवुड मूवी है, कि जो प्रॉपर्टीज है या जो उसका जो इम्पैक्ट है एक इंसान पे, एक मानव पे, बहुत मैजिकल तरीके से होता है। अब तक की जो हिस्ट्री है उसमें एक मुखी रुद्राक्ष नहीं मिला गया है। मेरे जो होलसेलर्स हैं जिनके साथ मैं टच में भी रहती हूँ, उन्होंने भी बोला है करके एक मुखी मैम अवेलेबल नहीं होता है। तो बहुत बार क्या होता है, जब आप मार्केट में रुद्राक्ष लेने जाते हैं या आप रुद्राक्ष पे थोड़ी भी रिसर्च करेंगे ना, तो जो बेनिफिट्स और जो प्रॉपर्टीज, जो ट्रांसफॉर्मेटिव एबिलिटीज वन मुखी रुद्राक्ष में मेंशन की होगी, जैसे यूट्यूब है, ब्लॉग्स वगैरह हैं, वो सुन के ना एक इंसान को ये लगता है मैं बाकी मुखी क्यों पहनूं, मैं एक मुखी ही पहनता हूँ, शिव जी हैं वो, तो अगर शिव जी के पास तीनों लोगों की शक्ति है तो मेरे पास भी तीनों लोगों की शक्ति आ जाएगी, फिर मैं दूसरे मुखी क्यों पहनूं। बट एक मुखी के नाम पे ना बहुत सारे अंडर डेवलप्ड रुद्राक्ष या फिर बद्राक्ष, जो मैंने कहा रामेश्वर कैटेगरी के हाफ चंद्र आकार के होते हैं, वो दिए जाते हैं, या इंडोनेशियन दिए जाते हैं। वो नेपाली रुद्राक्ष नहीं होते। जो नेपाली वनमुखी है वो नेचर में अवेलेबल ही नहीं होता। इनफैक्ट हमारे जो तांत्रिक, रुद्राक्ष जो आप बता रहे हो, हाँ, उसमें एक मुखिया आता है। हाँ, उसमें कैसा होता है कि जो बद्राक्ष होता है, जैसे आपने आलमंड देखा होगा, तो उसमें एक ओवल शेप का होता है और उसमें मुखी होते हैं, राइट। तो उसमें जो मुख होता है ना, वो स्टार्ट से एंड तक प्रॉपर जा रहा नहीं होता है, क्योंकि उसका हेड और टेल जो हम बोलते हैं रुद्राक्ष में, जो मुंह और पूंछ का हिस्सा होता है, वो उससे प्रॉपर फ्लो नहीं कर रहा होता है। तो वो एक ही है कि वो दो मुखी है, वो समझ में नहीं आता है। इसीलिए उसको मतलब उसको रुद्राक्ष की कैटेगरी में इतना माना नहीं गया। इनफैक्ट उसका जो मतलब उसको मार्केट में भी ना किसी हरिद्वार के एक बहुत पुराने ट्रेडर थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में, ये बोल के कि वो रुद्राक्ष वनमुखी रुद्राक्ष का ऑल्टरनेटिव है। अगर आप सिद्धमाला भी देखेंगे जो नेपाली दानों से बनती है, उसमें वो लोग ऑल्टरनेटिव बद्राक्ष ही लगाते हैं, वनमुखी का ऑल्टरनेटिव। बट क्या उसका वखान हमारे शास्त्रों में है? तो नहीं। मैंने अब तक जितने पढ़े हैं, मुझे उसका कहीं भी ट्रेसेस नहीं मिला है जहाँ पे बद्राक्ष के बारे में लिखा गया हो या रामेश्वर बीट के बारे में लिखा गया हो। तो मेरे हिसाब से वो एक मतलब मैं बोलूँगी वो रुद्राक्ष के हिसाब से नहीं पहनना चाहिए। आप उसको अगर पूजा स्थल में रख के उसकी पूजा करते हैं तो सही है, बट उसको पहनना नहीं चाहिए, क्योंकि जो रामेश्वर के हमारे सप्लायर हैं वो ये बोलते हैं कि उसका ना एक तरीका होता है, उसको आप नहीं पहन सकते, क्योंकि उसमें छेद नहीं होता है और वो इस तरीके से बना होता है कि आप उसमें छेद मतलब करना चाहो भी ना तो ढंग से नहीं होता है। तो उसको मतलब वो पहनने की कैटेगरी में नहीं बनाया गया, वो पहनने के लिए नहीं है। तो मैंने कईयों को देखा है वो ऊपर केसिंग लगा के पहन लेते हैं हाँ, बिना छेद के, हाँ। वो पहना जा सकता है? नहीं, मतलब उसको मैं कैसा होता है ना रिकमेंड कि ही नहीं करोगे? रेकमेंड ही नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको बताया जो नेपाली होते हैं उसमें नेचुरल होल होता है। आप जब एक नेपाली दाना देखेंगे जो मतलब फ्रेश निकला हुआ होगा, या मतलब जिसने बहुत बार क्या होता है टेम्पल्स के बाजू में वेंडर्स बैठे होते हैं छोटे छोटे स्टॉल लगा के, जो फल को घिस के बताते हैं और मतलब बताते हैं कि इसमें से जो भी मुखी निकलेगा वो आपके नसीब में, वैसा वाला मतलब अराउंड 100-200 रुपीज़ में वो लोग देते हैं। तो जब आप देखेंगे ना वो घिस रहा होगा तो उसमें से यूजुअली 5 मुखी 6 मुखी ही निकलते हैं, या फिर 4 मुखी निकलेगा, उससे ज़्यादा मुखी उसमें नहीं निकलते हैं, क्योंकि वही ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नेचर में अवेलेबल है। तो जैसे ही वो घिसेगा ना तो आप देखोगे कि उसमें से ना एक प्रॉपर होल है, मतलब जैसे एक थ्रेड को पास करने के लिए कैसे दोनों तरीके से हमें एक प्रॉपर होल चाहिए, जो फर्स्ट एंड जो हेड है और टेल है उसको कनेक्ट कर सके, वैसा उसमें नेचुरली प्रेजेंट होता है। तो मतलब उसमें क्या मतलब इसे क्या माना जा सकता है कि उसको बनाया ही इसलिए था ताकि मानव उसे धागा डाल के या कुछ और पिरो के पहन सके। तो उसमें एक प्रॉपर होल दिखेगा आपको। इसमें कैसा है कि उसके मुख टेढ़े हैं और वो आलमंड शेप का होता है या वो इस शेप का होता है, तो उसके मुख स्टार्ट से एंड आपको क्लियर नहीं दिखते, वो ऐसा लगता है वो रनिंग मुख है, मतलब एक ही मुख कंटिन्यू हुआ है। तो इसीलिए उसको पहनना मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। और उसमें ड्रिल जब आप होल भी करते हो तो बहुत बार ऐसा होता है वो रुद्राक्ष फट जाता है। इसलिए वो क्या करते हैं, इजी वे आउट क्या होता है कि उसको 2 सिल्वर कैपिंग डाल दो या गोल्डन कैपिंग डाल दो और नीचे से एक अटैचमेंट दे दो और उसको आप फिर पहन लो। तो ऐसे लोग ज़्यादा करते हैं, ड्रिल करना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बना हुआ है, क्योंकि आप ड्रिल करने जाएंगे तो बहुत बारी फट जाता है। दो मुखी की अगर बात करके चले तो जो 2 मुखी है वो आपको हिमालयन भी मिलेगा, जैसे मैंने बताया, नेपाली भी मिलेगा और आपको इंडोनेशियन भी मिलेगा। अभी जो 2 मुखी हैं वो भी रेयर कैटेगरी में आते हैं, स्पेशली जो हम नेपाली देखते हैं। तो कैसा होता है कि 2 मुख नेचर में आना थोड़ा-सा रेयर होता है, तो इसलिए उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है। बट जो 2 मुखी है वो ईज़िली अवेलेबल होता है। मतलब वो एकदम रेयर क्वालिटी ऑफ रुद्राक्ष में जो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट है उसमें नहीं आता है। वो मिल जाता है, बट कैसा है अगर एक जो हार्वेस्टिंग सीज़न है उसमें अगर यूजुअली 100 रुद्राक्ष निकलते हैं तो उसमें से मुश्किल से 20 होंगे या 15 होंगे जो 2 मुखी होंगे। उसका परसेंटेज उस हिसाब से कम है कंपेयर टू ऑल अदर रुद्राक्ष। और इसका फायदा क्या होता है पहनने का? जो 2 मुखी है, मैं अगर डेटीज़ की बात करूँ, बिकॉज़ मैं अगेन मैं अगर थोड़ा शास्त्र की तरफ जाऊँ
तो मैं ऑनेस्टली आपके पॉडकास्ट पे ये बताना चाहूँगी कि जो प्लैनेट्स हैं उसको डायरेक्टली कहीं पे भी कोरिलेट नहीं करा गया है। तो अगर आप शास्त्र उठाएँगे तो आपको उसको उसमें ना डेटी का वर्णन दिया है। जैसे वनमुखी मैंने कहा स्वयं शिव जी हैं, तो उसमें ये नहीं कहा गया कि वो सूर्य को गवर्न करता है। वो सिर्फ़ प्योरली शिव जी के बारे में बताया गया है। बट कैसा है कि जो हमारे लोग थे पुराने ज़माने वाले, उन्होंने उसको कोरिलेट करना स्टार्ट किया किसी स्टोरी से, किसी इस तरीके से, तो उन्होंने कोरिलेट करना स्टार्ट किया। तो मैं पहले सिर्फ़ आपको जो डेटीज़ हैं उनके बारे में वर्णन करूँगी, फिर प्लैनेटरी मैं आपको अकॉर्डिंगली बताती हूँ। तो जो जो टूमुखी है, वो अर्धनारीश्वर का रूप है, जिसमें शिव और शक्ति दोनों साथ में प्रेज़ेंटेड हैं। तो जो अर्धनारीश्वर रूप है शिव जी का, वो दो मुखी को गवर्न करता है। तो जिनको भी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, वो रिलेशनशिप्स कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं और आपकी दूसरों के साथ भी हो सकता है, बट ये प्योरली हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को ज़्यादा गवर्न करता है। और ये आपके मेंटल जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसको भी गवर्न करता है। तो ये टूमुखी रुद्राक्ष है और इसकी डेटी अर्धनारीश्वर जी है, मतलब शिव जी और पार्वती कंबाइंड टुगेदर। ये उनका अवतार का डिस्क्रिप्शन है। टूमुखी है ना, वो चंद्र को गवर्न करता है, तो इसीलिए हम आपकी माइंड को, आपकी मेंटल एबिलिटी को, बेटर डिसीजन मेकिंग को गवर्न करता है। तो कैसा होता है कि जब भी एक इंसान डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता, तो प्रॉब्लम क्या होती है, उसका मन चंचल होता है। वो सोचता है इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आ जाएगी शायद, या ये शायद मेरे लिए सही ना हो। तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अगर वो दो मुखी रुद्राक्ष पहनेगा तो उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जो दो मुखी है, मैं उसका एक और ऑल्टरनेटिव बता देती हूँ आपको, वो गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है। और ये रुद्राक्ष मिराकुलसली नेचुरली कनेक्टेड होता है, मतलब आपको दो सिंगल रुद्राक्ष नेचुरली कनेक्टेड दिखेंगे। जैसे आप ये वाला देख रहे हैं, तो ये गौरी शंकर है, तो ये नेचुरली अटैच्ड होता है, इसको किसी ने स्टिक नहीं किया है, ये नेचुरली अटैच रहता है। इसमें भी काफ़ी फेक मिल जाते हैं आपको। ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें फेक बहुत इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जो दो 5 मुखी हैं या दो 6 मुखी हैं, उसको कट करके स्टिक कर देते हैं। तो आप ऐसा वाला रुद्राक्ष अगर गर्म पानी में डालोगे वे, तो वो फट से छूट जाएगा, तो आपको समझ में आएगा ये फेक है। कई बार ऐसा होता है कि ये जब नेचुरली फ्रूट से भी निकल रहा होता है, जो फार्मर्स होते हैं जब उसको छील भी रहे होते हैं ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसकी जो डेंसिटी है वो अगर फुल्ली मेच्योर नहीं हुआ है, तो छीलते समय भी वो नेचुरली फट जाता है। इसका मतलब ये नहीं करके वो नकली है, वो फेक रुद्राक्ष नहीं है, वो असली ही है, बट उसकी डेंसिटी, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो फुली डेवलप नहीं था, उसकी वजह से वो फट गया नेचुरली। तो ऐसे रुद्राक्ष को मैं पहनना रेकमेंड नहीं करूँगी, ऐसे रुद्राक्ष में डील भी करना मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि वो गलत है। तो ये टूमुखी का ऑल्टरनेटिव है गौरी शंकर। जो गौरी शंकर रुद्राक्ष है, उसकी एक बहुत ब्यूटीफुल बेनिफिट ये है कि ये आपको ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप में हेल्प करता है। वेदर इट इज़ बॉस एंड कलीग, वेदर इट इज़ योर फ्रेंड सर्कल, वेदर ये आपके इन लॉज के साथ हैं, आपके खुद के पेरेंट्स के साथ हैं, आपके खुद के सिबलिंग्स के साथ हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी क्यों ना हो, ये सबको गवर्न करता है। बहुत बार कैसा होता है कि जो टूमुखी है वो इकोनॉमिकली लोगों के लिए ये नहीं होता है, वायबल नहीं हो। कितने रुपए तक का आता है? ये आपको अराउंड एनीवेयर आपको अराउंड 25 to 30,000 के बीच में मिल जाएगा। और जितना ज़्यादा ब्यूटीफुल रुद्राक्ष, व्हाट आई मीन बाय ब्यूटीफुल इज़, जितना ज़्यादा उसका मुख का जो देगा क्लैरिटी ज़्यादा रहेगी, और जिस तरीके से उसका मुख डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, उतना ब्यूटीफुल उस रुद्राक्ष को माना जाता है, और उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। क्योंकि जो रुद्राक्ष होता है ना, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, रुद्राक्ष खुद एक सीड है, उसके ऊपर एक ब्लू कलर का फल होता है जो कि एडिबल होता है, उसके अंदर आपको रुद्राक्ष मिलेगा। और रुद्राक्ष को जब आप फोड़ेंगे या उसको तोड़ेंगे ना, तो उसके अंदर आपको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स मिलेंगे। अभी अगर 5 मुखी रुद्राक्ष है, तो उसके अंदर आपको 5 कंपार्टमेंट्स मिलेंगे, और उसी कंपार्टमेंट के अंदर आपको और छोटे छोटे सीड्स मिलेंगे। और ये सीड्स के अंदर कॉपर और आयरन प्रेजेंट होता है, इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, इसलिए उसके सीड जो है अंदर के, उसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे आयुर्वेदा में भी और हमारे सनातन धर्म में भी। तो ये जो रुद्राक्ष है, जब आप उसको फोड़ेंगे तो उसमें 5 कंपार्टमेंट्स दिखेंगे। तो ये जो 5 कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसके उसके अंदर कैसा होता है कि जो एनर्जी होती है, जो आप जप करते हैं या आप मंत्र चैंट करते हैं, वो रुद्राक्ष स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू अदर रत्नास या क्रिस्टल्स इन द मार्केट। थर्ड पे आते हैं। जो त्रिमुखी है, उसको अग्निदेव गवर्न करते हैं, उसमें फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और त्रिमुखी के जो गवर्निंग लॉर्ड है वो मार्स है, क्योंकि फायर एलिमेंट है, इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने मार्स से रिलेट कर दिया, क्योंकि वो भी एक फायरी प्लैनेट है। जो त्रिमुखी है, जो नेपाली है, या फॉर दैट मैटर आप हिमालयन या इंडोनेशियन भी देखेंगे, वो आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्प करता है। अगर किसी को डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसमें वो बहुत हेल्प करता है। बहुत बार क्या होता है कि एक इंसान के अगर चार्ट में मंगल की पोजीशन थोड़ी एफ्लिक्टेड होगी, मतलब गलत जगह बैठी होगी, या ऐसी जगह बैठी है जहाँ नेगेटिव प्लैनेट्स का दृष्टि आ रही है, या बहुत अनकंफर्टेबल हाउस में बैठा है मंगल, तो क्या होगा कि जो इंसान है उसकी बॉडी में जो फायर एलिमेंट है वो कम हो जाता है। उसी चक्कर में क्या होता है कि कफ बढ़ जाता है।
या फिर अगर मंगल एक ऐसी जगह बैठा है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जा रहा है, तो अगेन क्या होगा, फायर एलिमेंट बढ़ जाएगा, पित्त बढ़ जाता है। तो यूजुअली जो कफ और पित्त वाले लोग होते हैं, अगर आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से देखें तो इनको डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। पित्त बढ़ गया तो एसिडिटी बढ़ती है, सर पकड़ने लगता है, और वही कफ बढ़ जाएगा तो मतलब आपका जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा आता है, करके आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होगा ईजिली, आपको प्रॉब्लम रहेगा, ब्लोटिंग फील होगा। तो ऐसे लोगों को त्रिमुखी रुद्राक्ष डेफिनेटली पहनना चाहिए। उसको वो फायर एलिमेंट को बैलेंस ऑफ करता है। अगर पित्त वाला भी केस है आपका तो उसको बैलेंस ऑफ करके उस जगह लाएगा जहाँ पे आपके जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है वो ना हो और पित्त ना बढ़े। अगर आपका कफ वाला केस है तो उसमें आपके अग्नि एलिमेंट है उसको वो बढ़ा देगा ताकि कफ की प्रॉब्लम्स ना हो और वो बैलेंस हो जाए, तो फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो। ये त्रिमुखी का सबसे बेस्ट मैं बताऊंगी हेल्थ वाइज एक बेनिफिट है त्रिमुखी का। और सिंस ये अग्निदेव है तो जो हवन वगैरह करते हैं, जो होमास वगैरह करते हैं, वो यूजुअली उनको कहा गया है कि आप त्रिमुखी पहन के करें, क्योंकि वो अग्निदेव को आप समर्पित करें और उनके एनर्जी के साथ कंबाइन होकर कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट देता है जो त्रिमुखी है वो। ठीक है। और सन गवर्न करता है? नहीं, को सन गवर्न नहीं करता। ऐसा बोला गया है कि जो वनमुखी है उसको सन गवर्न करता है, बट मेरा मानना है कि वनमुखी, 10 मुखी, 11 मुखी, ये 3 ऐसे रुद्राक्ष हैं मतलब 1 to 14 की कैटेगरी में जिसको कोई प्लैनेट गवर्न नहीं करता, बिकॉज उसका पावर ही इतना है कि मतलब एक प्लैनेट उसको गवर्न नहीं कर सकता। ठीक है। तो 3 को कौन सा करता है? 3 को मार्स करता है, मंगल। ठीक है। और इसका प्राइस कितना रहता है एवरेज? अभी डिपेंड करता है, अगर आप नेपाली देने जाएंगे तो ये एनीवेयर अराउंड आपको 370 से लेके 400 500 के बीच में आ जाएगा। और मैं ये बहुत नॉमिनल प्राइसेस की बात कर रही हूँ। अगेन उसमें अगर वो ज़्यादा वजन वाला है, जो जैसे मैंने बताया वो सीड्स जो होती हैं, अगर वो फुल्ली मेच्योर्ड हैं तो उसमें सीड्स में जो आयरन और कॉपर होगा वो भी ज़्यादा प्रेजेंट होगा, तो उस हिसाब से उसकी प्राइस थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगेन वो 3 ग्राम से ज़्यादा 4 ग्राम्स वाला होगा तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। मतलब जितना भारी होगा उतना ज़्यादा अच्छा है? हाँ, जितना भारी होगा उतना अच्छा है, बिकॉज उसके अंदर ना वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, और कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। जितना आप जप करेंगे उसमें वो स्टोर होगा, तो उस हिसाब से उसके मुख का वो सिग्निफिकेंस है और उसके वो सीड्स का भी वही सिग्निफिकेंस है। और एनीवेयर अगर साइज़ भी बढ़ी जाएगी, जैसे अगर आप त्रिमुखी में देखेंगे तो यूजुअली आपको 25 से नेपाली स्टार्ट मिल जाता है। 23-25 से आपको बेसिक, जैसे ये वाला नेपाली है वो उस अराउंड है। इसमें अगर आप बड़ा लेने जाएंगे तो अगेन प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे ही साइज़ बढ़ेगी, जैसे उसका शेप बेटर होगा, उस हिसाब से प्राइसेस बढ़ती हैं। कितना बड़ा तक जाता है वैसे कोई भी रुद्राक्ष? कोई भी रुद्राक्ष देखने जाए ना तो इट कैन गो एनीवेयर अराउंड 35-40 mm। कितना ऐसे साइज़ में? मतलब साइज़ में इतना बड़ा भी हो सकता है। तो इट अगेन बिकॉज वो ना नेचुरली अवेलेबल, और वो एक मिरेकलस बीड है जो नेचर में है। तो जैसे मैं अभी बीड्स देख के ये नहीं बता सकती सीड्स डालने के बाद कि एप्पल कितना बड़ा होगा, उस हिसाब से फार्मर्स भी नहीं बता पाते बहुत ही बारीक करके मतलब कितना बड़ा होगा या मतलब कैसा होगा। बट जो बहुत टाइम से इसमें ना वो देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बड़ा होगा, क्या होगा, कैसा होगा, क्योंकि उसका जो फ्लैश होता है ना, अगर अभी आप इतना बड़ा, अगर मैं बात करूँ 35 mm 40 mm के अराउंड, तो वो इतना बड़ा बीड होगा, तो उसका जो फ्रूट का जो एक्सटर्नल भी होगा वो भी इतना बड़ा होगा। तो वो समझ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जब वो मेच्योर हो जाता है, वो प्रॉपर लग जाता है फ्रूट पेड़ पे, तो हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अरे ये तो बड़ा मुखी होगा कोई रुद्राक्ष का, या ये बड़ा साइज वाला होगा रुद्राक्ष का। ठीक, अगले की बात करते हैं। 4 मुखी, तो जो 4 मुखी है उसको ब्रह्मा, जो हमारे लॉर्ड ब्रह्मा है वो गवर्न करते हैं। उसमें ऐसा कहा गया है कि जो 4 मुखी धारण करता है उसको चारों वेदों का ज्ञान मिलता है, क्योंकि हमारे ब्रह्मा जी थे जिन्होंने चारों वेदों को भी लिखा हुआ था और ज्ञान भी दिया गया था। 4 मुखी की अगर मैं प्लानिटरी पोजीशन, प्लानिटरी पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो मर्क्यूरी है। तो जिनको भी कम्युनिकेशन की फील्ड में है, जैसे आप और मैं हैं, तो 4 मुखी हमारे लिए बहुत अच्छा है। फिर जो मार्केटिंग में है उनके लिए 4 मुखी बहुत अच्छा है। आप न्यूज़ रिपोर्टर, एंकर्स हैं तो उसके लिए भी 4 मुखी अच्छा है। 4 मुखी मर्क्यूरियन प्रॉपर्टीज़ जो है कम्युनिकेशन की, बिजनेस की, जो बिजनेस करने के लिए जो इंटेलिजेंस चाहिए, व्यापारी बुद्धि जिसे हम कहते हैं, वो भी 4 मुखी आपको देता है, और वो मर्क्यूरी गवर्न करता है। 4 मुखी की अगर मैं हेल्थ वाइज या हेल्थ पर्सपेक्टिव से बात करूँ, तो जो बच्चे होते हैं जिनको स्पीकिंग प्रॉब्लम होता है, स्ट्रगल करते हैं, स्टैमर करते हैं, उनके लिए भी 4 मुखी रिकमेंडेड है, उनसे उनकी स्पीच बेटर हो। तो 4 मुखी इज रिलेटेड टू स्पीच, तो एनीथिंग इन द फील्ड ऑफ स्पीच और एनीथिंग रिलेटेड टू स्पीच आप उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं 4 मुखी पहनकर। ठीक है। 5th की बात।
जो 5 मुखी रुद्राक्ष है वो नेचर में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है और मैक्सिमम प्रोडक्शन एक स्पेसिफिक ईयर में 5 मुखी का ही ज़्यादा मिलता है। और जितने भी लोगों ने रुद्राक्ष पहना होगा उन्होंने 5 मुखी से ही स्टार्ट करी होगी और अभी भी पहनने वाले 5 मुखी वाले ज़्यादा होंगे। जो 5 मुखी है उनकी जो डेटी है वो कालाग्नि रुद्र है। जो शिव जी हैं उनका एक स्पेसिफिक फॉर्म उनको गवर्न करता है और जो उसकी डेटी है वो जुपिटर है। और जो 5 मुखी वाला है, जैसे जुपिटर की जो प्रॉपर्टीज़ है नॉलेज लेना देना, वो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। जो अकल्ट की फील्ड में है वो भी पहन सकता है। इनफैक्ट जो हमारे पुराने गुरुकुल थे, जब बच्चे गुरुकुल जाया करते थे, तो जब बच्चे पहली बार गुरुकुल में जाते थे, जो उनके गुरु थे उनका फर्स्ट इनिशिएशन 5 मुखी के रुद्राक्ष से करते थे। मतलब उनको दीक्षा में गुरु जी रुद्राक्ष देते थे और बच्चे 5 मुखी रुद्राक्ष से स्टार्ट करते थे। जितने भी रुद्राक्ष हैं जो हम आगे भी मेंशन करूँगी, सारे बहुत अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ ईविल आई प्रोटेक्शन, नेगेटिव एनर्जीज प्रोटेक्शन, और वो आपकी ना एबिलिटीज़ को इन्हांस करता है। जो भी आपकी एबिलिटीज़ होंगी उसको इन्हांस करता है। वही अगर हम रत्न देखने जाते हैं, जो रत्न का साइंस है वो कैसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंडियन ओरिजिन के नहीं है रत्न। थोड़ा सा रत्न पे डिस्कस कर लेती हूँ। और ये जो रत्नस थे ना वो अफ़गानिस्तान और जो पाकिस्तान की उस तरफ की साइड है वहाँ से ओरिजिन है। अभी आप अगर रुद्राक्ष देखेंगे तो उसके अंदर कंपार्टमेंट्स हैं, जैसे मैंने मेंशन किया, तो उसके अंदर वो एनर्जी स्टोर करता है, वो ट्रांसमिट करता है। और इस पर बाकायदा स्टडीज़ हुई हैं। इंडिया में जो बनारस यूनिवर्सिटी थी उसमें ये स्टडी हुई थी। डॉक्टर राय करके हैं, सुभाष राय करके हैं, उन्होंने स्टडी करी थी 1989 में। तो जो उसका जो अंदर का जो एम्प्टीनेस होता है और जो मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ होता है वो स्टोर करता है और वही बॉडी को वापस देता है। और उसकी एक एबिलिटी होती है क्योंकि वो इंसान के आगे या जो जगह पे रुद्राक्ष है उसके आगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना देता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूस पावर जनरेशन चल रहा होता है, एक क्लेंजिंग चल रही होती है। अगर आप वही रत्न देखेंगे तो जो रत्न का साइंस है वो प्योरली सोलार बेस्ड है। जैसे हमारे सोलार कैलकुलेटर, सोलार पैनल होते हैं कि जितना देर वो सन में रहेगा उतना वो चार्ज रहेगा और उतना वो आपको हेल्प करेगा। अगर आप एक रत्न को भी देखोगे तो आप उसकी जो मॉर्फोलॉजी है और जो उसका फिजिकल अपीयरेंस है उसको स्टडी करोगे तो उसमें आपको कंपार्टमेंट्स नहीं मिलेंगे। तो जो आप पहनते हो वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है जब आप सन में हो तब तक। इसीलिए मेरे हिसाब से उसकी जो स्टडी है उस पर वो इतना पावरफुल नहीं है जितना उसके कंपैरिजन में रुद्राक्ष है। और सस्ता भी है। हाँ, और सस्ता भी है और आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे मार्केट में। मतलब 10 रुपए वाले, 15 रुपए वाले से लेके आपको लाखों में भी लोग देते हैं। बट मेरा मानना ये है कि आप अगर अब जैसे रत्न भी है तो उसका कैसा है कि अगर आपके चार्ट में आपका बुध वीक है तो आप एक रत्न पहन के बुध को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, ये एक मिथ है। अगर आपके चार्ट में बुध वीक है तो वो वीक ही रहेगा। जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लैनेट्स हैं आप उसको बढ़ा सकते हैं। अगर जैसे मैं जेमिनाई असेंडेंट हूँ, मेरी जेमिनाई अगर असेंडेंट राशि है तो यूजुअली क्या रिकमेंड किया जाता है कि आप पन्ना पहन लो। क्यों? क्योंकि वो बुध को गवर्न करने वाला रत्न है। बट क्या उससे मेरा वीक मर्क्यूरी पॉजिटिव होगा, या अगर वो मर्क्यूरी वीक पोजीशन में बैठा है तो क्या वो स्ट्रेंथन होगा? नहीं। बट अब वहीं अगर आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करोगे तो आपका कम्युनिकेशन डेफिनेटली इंप्रूव होगा। ये लिख के मैं दे सकती हूँ क्योंकि उसके पॉजिटिव और पावरफुल इम्पैक्ट आपको फिजिकली दिखने मिलते हैं। और कितने टाइम में देखते हैं? मैं आपको बताऊं ना तो 40 डेज में अगर आपने आज रुद्राक्ष धारण किया है, प्रॉपरली एनर्जाइज्ड रुद्राक्ष जिसपे मंत्र करे हुए हैं, इसीलिए उसके अंदर वो पावर स्टोर होती है, राइट। तो 40 डेज में, आज से लेके 40 डेज के अंदर मैं 2 चीज़ें रेकमेंड करूंगी। आप उसको उतारें ना, ताकि आपकी वो बॉडी के साथ एडजस्ट हो जाए और आपकी वो एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे थे वो बनाना स्टार्ट कर दे। और एक बार वो बन गई ना तो उसमें वो पावर भरता रहेगा और वो क्लेंजिंग करता रहेगा। तो एक मतलब एक आप ना फिर चलते फिरते सर्किट हो जाते हो कि जिसमें एक एनर्जी फ्लो ही हो रही है, करंट फ्लो ही हो रहा है। तो आपको वो 40 डेज में रिजल्ट्स दिखेगा और दिखेगा और दिखेगा। और दूसरी चीज़ मैं जो बोलती हूँ कि एक तो आप उतारे ना, और दूसरा कि जो नॉनवेज कंजम्पशन है या जो भी मतलब तामसिक चीज़ों का कंजम्पशन है उसको थोड़ा अवॉइड करें एटलीस्ट फॉर द 40 डेज। अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है जिसमें नॉनवेज कंजम्पशन होता है, अल्कोहल कंजम्पशन होता है, फिर भी मेरा रिकमेंडेशन ये होता है कि आप 40 डेज तक उसको अवॉइड करें ताकि उस एनर्जी के साथ ये ना हो, क्लैशेस ना हो। क्योंकि और 40 डेज के बाद कर सकते हैं? मैं यूजुअली कैसा होता है मैं आपको बताती हूँ। मेरे जितने भी अब तक क्लाइंट्स रह चुके हैं प्योर नॉन वेजिटेरियंस, लाइक हार्डकोर नॉन वेजिटेरियंस, तो उनका फीडबैक ये होता है विद इन 15 डेज, विद इन 1 मंथ कि मैम नॉनवेज खाने का मन ही नहीं करता। घर पे मैं बच्चों के लिए बना भी रही हूँ बट मन ही नहीं करता। पहले उनको चिकन बहुत पसंद था, उनको नॉनवेज बहुत पसंद था, अब उनका कंजम्पशन लिटरली ज़ीरो हो गया है कि मैं बच्चों के लिए बना भी रही। चलो मेरे जैसों पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आपको डेफिनेटली ट्राई करना हाँ, चाहिए। मेरे जैसों पे कर। और मेरे एक और क्लाइंट थे जिनको अल्कोहल की मतलब काफ़ी आदत थी। उनके घर पे प्रॉपर बार सेटअप था, तो मतलब एवरीडे थोड़ा लेना ही है, उनका ऐसे हैबिट बन चुका था। उनको जब मैंने रुद्राक्ष दिया, उनको एक स्पेसिफिक रुद्राक्ष दिया था उनके चार्ट के हिसाब से, प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से कि किस चीज़ पे वर्क करना है उनको।
उनका मेरे को विदिन 15 डेज़ मैसेज आया था कि मैम मेरे को अभी बिल्कुल भी अल्कोहल पीने का मन नहीं कर रहा है। स्टार्टिंग के मेरे को 1 वीक ऐसे हेडेक होने लगा, ऐसा लगा सर बहुत घूम रहा है, गुस्सा आने लगा। बट आफ्टर दैट 1 वीक मेरे को बिल्कुल मन नहीं करा। एंड उनकी जो वाइफ़ है वो बहुत खुश थी कि मैम अब तक जो दूसरे रेमेडीज़ ने वर्क नहीं किया, रुद्राक्ष ने वर्क कर लिया करके। एंड उसके बाद उनकी पूरी फैमिली ने कंसल्टेशन लिया था मुझसे रुद्राक्ष के लिए। तो ऐसे वो मतलब इन चीज़ों पे ना वो बहुत मिरेकलसली वर्क करता है। अगर मुझसे ये पूछेंगे कि क्या इसका वर्णन हमारे स्क्रिप्चर्स में है, तो स्क्रिप्चर्स में डेफिनेटली लिखा गया है कि तामसिक पदार्थ जैसे ऑनियन गार्लिक भी है और अल्कोहल है और हमारा नॉनवेज है उसको अवॉइड करना चाहिए। अभी इसका मैं आपको सिंपल बता दूँ, हमारी जितनी भी शास्त्र से हमारी जो वैदिक पद्धति है रहने की, उसमें तामसिक प्रोडक्ट्स को और जो तामसिक चीज़ें हैं जिनका तत्व तामसिक है उसको अवॉइड करने की ही सलाह दी जाती है। वो तो भी जैसा जिसका लाइफस्टाइल है वो अगर कंज्यूम करता भी है तो मतलब उसमें कुछ कर नहीं सकते। बट यूजुअली ऐसा देखा गया और मेरे पास सिर्फ एक नहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहना। बट अगर 40 दिन के बाद में कुछ करते हैं तो ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब प्रॉब्लम इन सेंस कैसा होता है कि अभी जैसे तामसिक पदार्थ है और आपका जो एनर्जी है रुद्राक्ष की एनर्जी वो सात्विक है, प्योर है, तो उसके साथ क्लैश करेगा तो आपको मतलब वो बैकफायर नहीं करता या नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं है रुद्राक्ष के। बट वो ना एनर्जी में क्लैश क्रिएट करेगा तो आप थोड़े चिड़चिड़े हो जाएंगे, मतलब एनर्जी आपकी थोड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी। जैसे और कैसे जैसे रत्न भी है। तो ऐसा कर सकते हो 40 दिन कॉन्स्टेंटली पहना, उसके बाद जब नॉनवेज खाना है या कुछ करना है तो उतार के नॉनवेज खाया दबा के फिर पहन लिया। मतलब मेरा तो यही रिकमेंडेशन होगा कि आप अगर ऐसा मतलब अगर से फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपको इवनिंग आज पार्टी में जाना है, किसी का बर्थडे है, तो वहाँ पे दोनों रहेगा, नॉनवेज और अल्कोहल दोनों रहेगा। तो आप पहले ही उसको उतार के रख दें और मतलब जब वहाँ से आ जाएँ तो वापस ना पहने, नहा धो के अगले दिन पूजा करके प्रॉपरली पहने। मैं यही रिकमेंड करूँगी और जितना हो सके ना उसको अवॉइड करें क्योंकि वो एनर्जी स्टोर करता है और वो एनर्जी को चैनलाइज करता है, क्लेंजिंग करता है, तो वो क्लैशेस क्रिएट करेगा आपकी एनर्जी के साथ। और मैं तो कहूँगी आप पहन के देखिए, आपका मन खाना शायद कम हो जाए या बंद हो जाए बिल्कुल भी। तो मैं तो हम तो रिकमेंड नरबक्षी है। मतलब मेरा चलता है हफ्ते में 3 से 4 बार, करूँगी। 3 से 4 बार इस लेवल पे चलता है। तो आपको डेफिनेटली अल्कोहल कुछ नहीं लेता बट नॉनवेज चलता राइट। बट यूजुअली ऐसा ही देखा गया है कि मतलब जैसे अभी बहुत सारे मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं वो मदर्स हैं, तो अभी बच्चों है। मेरे को तो टेंशन हो गई ना, मतलब मेरे को ये लगा, मैं कहा रुद्राक्ष ट्राई करेंगे, फिर आपने कहा छोड़ ही देगा, मैं कहा भाई ये तो कलेश हो जाएगा। मतलब मेरी जो पर्सनैलिटी है, जो मुझे ऑफ कैमरा लोग जानते हैं, वो जानते हैं ये बंदा खाने वाला है। कभी इसके मिलो तो आसपास की बेस्ट चिकन वाली दुकान बताएगा या नया टाइप का चिकन खिलाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं ओके। 6 की तरफ। सिक्स मुखी, तो सिक्स मुखी के जो गवर्निंग डेटी हैं वो कार्तिकेय हैं जो शिव जी के पहले पुत्र हैं और उसके अंदर ना मार्शियन एनर्जी प्रेजेंट है। जैसे लॉर्ड कार्तिकेय वॉरियर गॉड है, वो गॉड वॉरियर गॉड है और उनके अंदर जो एनर्जी है वो वॉरियर लाइक है। उनके पास ना सिर्फ बल नहीं है, बुद्धि भी है। तो ही इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गॉड हु हैज़ दैट स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो दैट ब्रेन, दैट इंटेलिजेंस, कि मतलब अगर वो भूमि में उतरे हैं, मतलब शस्त्र भूमि में उतरे हैं, तो कैसे बैटल फील्ड में कैसे लोगों को ये करना है, रोकना है, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, उनके पास बहुत अच्छे से हैं। तो जो सिक्स मुखी है वो अगेन एक मार्केट में ऐसा चल रहा है कि सिक्स मुखी को वीनस बोले या प्लैनेट, रूलिंग प्लैनेट उसका मार्स बोले, बट मेरे हिसाब से वो दोनों का बहुत अच्छा ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। क्योंकि जैसे मैंने बताया लॉर्ड कार्तिकेय, तो उनकी वो जो मार्शियन एनर्जी है, वो वॉरियर एनर्जी, स्ट्रेंथ वाली एनर्जी, वो उसमें प्रेजेंट है। अभी जो लॉर्ड कार्तिकेय थे उनकी 6 मदर्स थी जो उनका नर्चर कर रही थी जब वो छोटे थे। तो वो जो 6 एनर्जीज जो है वो फेमिनिन एनर्जी ऑफ नर्चरिंग है, वो वीनस बताता है। तो इसीलिए जो 6 मुखी है उसको मार्स और वीनस दोनों गवर्न करते हैं। तो जिनके भी चार्ट में मार्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो, अगेन इधर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स नहीं होते बिकॉज यहाँ पे जो लॉर्ड है वो डिफरेंट है। तो अगर आपको बॉडी में लेजीनेस फील होता है, स्ट्रेंथ नहीं लगती है, मतलब थकान बहुत जल्दी होती है, लेजीनेस बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं रिकमेंड करती हूँ 6 मुखी पहनने के लिए। मैं 3 मुखी नहीं रिकमेंड करूँगी क्योंकि वो प्रॉपर अग्निदेव वाला एनर्जी है, राइट। तो मैं 6 मुखी रिकमेंड करूँगी और वो साथ में शुक्र की प्रॉपर्टीज़, जो वीनस की प्रॉपर्टीज़ है, उसको भी गवर्न करता है। तो ये 6 मुखी रुद्राक्ष है। ठीक है, और इसमें कितना रुपए लगता है इसको? इसका मैं आपको बताऊं, जो 3 मुखी से लेके 7 मुखी रुद्राक्ष है वो बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं और बहुत इकोनॉमिकल होते हैं। मतलब एनीवेयर स्टार्टिंग 350 से लेके आपको एनीवेयर अराउंड 2000-3000 रुपीज़ के अंदर ये आपको मिल जाते हैं अवेलेबल। अगेन साइज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, बट ये इकोनॉमिकली अवेलेबल है। इनफैक्ट मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये भी कहूँगी कि बिना कुछ सोचे समझे आप 3 से 7 मुखी सारे पहन सकते हैं बिना किसी को चार्ट दिखाए, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट कोई भी रुद्राक्ष आप
बिना किसी को चार्ट दिखाए पहन सकते हैं। मेरी अब तक की रिसर्च में ऐसा है कि जिन्होंने भी आके मुझसे रुद्राक्ष परचेज़ किया है विदाउट कंसल्टेशन, जब मैं उनका चार्ट वापस मंगवाती हूँ तो समझ में आता है वही एनर्जी की उनको ज़रूरत थी, वही प्लैनेट उनका वीक था, इसीलिए ही उनके पास वही मुखी गया है। तो आपको किसी को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई एस्ट्रोलॉजर, ना ही कोई न्यूमरोलॉजिस्ट, किसी को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मिलता है पहन लो, क्योंकि जो शिव पुराण है उसमें ऐसा कहा गया है कि रुद्राक्ष जो है वो बहुत पवित्र फॉर्म है शिव जी का, एक अंश ही मान लीजिए आप उसको। तो जब रुद्राक्ष आपकी लाइफ में आता है तो वो किसी कारणवश आता है। आप रुद्राक्ष को चूज़ नहीं करते हो, रुद्राक्ष आपको चूज़ करता है। मेरे पास इनफैक्ट ऐसे भी एक क्लाइंट है जिनके ब्रदर ने मुझसे कंसल्टेशन ली थी, और उस कंसल्टेशन में उन्होंने मुझसे पूछा, मैम रुद्राक्ष रिकमेंडेशन भी दे दीजिए। तो मैंने उनको और उनके जो ब्रदर हैं वो लोग साथ में एक बिज़नेस करते हैं, 3 ब्रदर्स हैं, तो मैंने तीनों के लिए रुद्राक्ष रिकमेंड किया था बिकॉज़ उनका जॉइंट वेंचर है। उन्होंने बोला था कि तीनों के लिए ही रुद्राक्ष दे दो, तो मैंने तीनों के लिए ही दे दिया। अभी मैंने उनको डिलीवर किया, प्रॉपर रिसीट वगैरह सब भेजी, उनके घर पे सिर्फ 2 पहुँचे रुद्राक्ष। तीसरा मतलब उनकी जो डॉटर थी उन्होंने तीनों रुद्राक्ष लिए, उसमें से 2 रुद्राक्ष जो भाई थे दोनों उन्होंने पहन लिए, एक उन्होंने मंदिर में रख दिया ये बोल के कि फिर पहनेंगे, जो उनके तीसरे ब्रदर थे वो इतना ज़्यादा भक्ति में नहीं मानते, शिव जी को भी इतना नहीं मानते, मतलब वो अपने में रहने वाले हैं। तो उनके पास रुद्राक्ष मैंने भेजा, उन्होंने पेमेंट भी पूरी करी, रुद्राक्ष उनके घर तक पहुँचा, बट उनको पहनने ही नहीं मिला, उनके घर में से गायब हो गया। तो अभी वो रुद्राक्ष कहाँ गया किसी को नहीं पता। तो ऐसा भी बहुत बार होता है कि आप रुद्राक्ष लेकर आएँगे, बट अगर आपके नसीब में वो नहीं है पहनना, अगर रुद्राक्ष ने आपको चूज़ नहीं किया है, तो आप नहीं पहन पाएँगे। आपके पास करोड़ों रुपए क्यों ना हो, आप रुद्राक्ष खरीद भी नहीं पाएँगे और पहन भी नहीं पाएँगे। इसलिए अगर आप देखेंगे तो किसी के पास भी जब पैसे आते हैं तो वो क्या सोचता है कि मैं गोल्ड खरीद लूँ, मैं सिल्वर खरीद लूँ, या मैं कोई महंगा सा रत्न खरीद लूँ, पोखराज खरीद लूँ, महंगे से महंगा वाला एमरल्ड खरीद लूँ। कभी आपने ये नहीं सुना होगा करके मैं 11 मुखी रुद्राक्ष खरीदूँ, 14 मुखी खरीद लूँ। रुद्राक्ष की तरफ ना खिंचाव तभी होता है जब आप शिव भक्त हैं, आप शिव जी में बहुत मानते हैं, आप उनकी भक्ति करते हैं, या फिर रुद्राक्ष आपके नसीब में है। और ये भी आपके जो पहले वाले जन्म के कर्म से आते हैं, तो ही आपको रुद्राक्ष पहनने का नसीब मिलता है। ठीक है, 7 मुखी की बात। 7 मुखी, जो 7 मुखी है इसके बारे में भी थोड़ा-सा मिथ है। ये बोला जाता है कि लक्ष्मी जी का है। मेरे हिसाब से ये सिर्फ़ लक्ष्मी जी का नहीं है, क्योंकि आपको कहीं भी स्क्रिप्चर्स में ये नहीं मिलेगा कि लक्ष्मी जी का लिखा हुआ है। वो सप्त मातृकाज़ जो हमारी हैं, जो हमारे 7 डिएटीज़ हैं, जो मेल डिएटीज़ हैं, उनकी 7 फीमेल डिएटीज़ का जो मैनिफेस्टेशन है, जैसे जो ब्रह्मा है, लॉर्ड ब्रह्मा, उनका जो फेमिनिन वर्ज़न है ब्राह्मी है। जो हमारे लॉर्ड इंद्र हैं उनका भी एक फेमिनिन वर्जन है, इंद्रानी है। तो ऐसे हमारी जो सप्त मातृकाज़ हैं उनसे गवर्न करता है। तो जो विष्णु जी हैं उनका जो फेमिनिन वर्जन है वो वैष्णवी है। तो इसीलिए बहुत लोगों ने ये मार्केट करके बेचना चालू कर दिया कि आपको पैसे चाहिए तो आप 7 मुखी पहनो, क्योंकि लक्ष्मी जी का है। शिव पुराण में ये मेंशन है कि वो गुड हेल्थ देता है और वेल्थ देता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आज आपने 7 मुखी पहना और कल से आप करोड़पति। रुद्राक्ष का जो वर्किंग है वो कैसा है कि आप जैसे ही रुद्राक्ष पहनोगे वो आपके 4 पुरुषार्थ जो होते हैं उस पे वर्क करना स्टार्ट करता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो धर्म है कि आपका धर्म क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। अभी आप एक फादर हैं, आप एक सन हैं, आप यहाँ पे बिजनेस चलाते हो, तो आप एक एम्प्लॉयर भी हैं। तो आपका धर्म क्या है? धर्म को सिर्फ स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन से ना जोड़ा जाए, धर्म इज़ वाइडर देन दैट। तो आपका धर्म क्या है? आप अपने एम्प्लॉयज़ का बेटर ध्यान रखें, आप अपनी बेटी का बच्चे का बेटर ध्यान रखें, अपनी वाइफ का ध्यान रखें, अपने फादर मदर का ध्यान रखेंगे, आपका कर्तव्य है। तो इसमें जो आपका धर्म बन जाता है कि मैं अपने बेटे का रोल अच्छे से निभाऊँ, मैं एक एम्प्लॉयर का रोल अच्छे से निभाऊँ। तो ऐसे आपका जो माइंडसेट है ना उस तरफ डायरेक्ट होने लगता है। तो आपने फर्स्ट जो सीढ़ी है धर्म की वो चढ़ ली, फिर आता है अर्थ। आप अपना पर्पस ढूंढने लगते हैं कि मेरा अर्थ क्या है, मेरे सोल का इस प्लैनेट पे अर्थ क्या है, मैं क्यों आया हूँ। और जैसे ही आपको आपका अर्थ मिलता है आप बहुत ज़्यादा बेटर फील करने लगते हैं कि एक पर्पस मिल गया, एक गोल ड्रिवन हो जाता है इंसान। तो आपने सेकेंड सीढ़ी भी चढ़ ली। अब जब थर्ड होता है जो कि होता है, तो काम को क्या बोला जाता है, क्योंकि सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर से या जो सेक्सुअल एनर्जी है उससे बोला जाता है, बट काम उससे ज़्यादा है। अगेन काम मतलब क्या, करके आप कोई भी चीज़ को जब हासिल कर लेते हैं तो जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको काम होता है। एक जो ब्लिस की एनर्जी होती है, कनेक्शन विद द डिवाइन होता है, वो काम होता है। तो जो काम की भावना है वो सिर्फ सेक्सुअल चीज़ों से नहीं, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आ सकती है, किसी का भला करके आ सकती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, उनको उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है।
तो उनका जो थर्ड सीढ़ी ऑफ काम है उन्होंने वो भी अचीव कर लिया, और जो फोर्थ होता है वो मोक्ष। तो आप अपना गोल कर रहे हो, आप अपना धर्म निभा रहे हो, आपको जो पसंद है आप वो करके आपको जो फीलिंग ऑफ ब्लिस है वो मिल रही है, कनेक्शन विद द डिवाइन है वो मिल रहा है, तो आपके आपके जीवन में फिर एक आ जाता है कि यार मैंने सब कर लिया, अब मोक्ष की तरफ चलते हैं। और जो जैसे ही मैंने ये भी चीज़ नोटिस की है, जैसे ही रुद्राक्ष किसी ने पहना है, तो मेरे पास जो कंसल्टेशंस आए थे, पहले वो शायद सिर्फ मंदिर जाते थे, दर्शन करके वापस आ जाते, अब उनको मंदिर जाके एवरीडे बैठना पसंद है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसान, मतलब बहुत बार कैसा बोला जाता है कि बच्चे ने रुद्राक्ष पहना है तो संसार त्याग देगा, काम वाम करना छोड़ देगा, बस संत बन जाएगा। कोई भी रुद्राक्ष पहनने से जो आपने बोला ये वाली फीलिंग आती है? ये जो सारे जो 4 पुरुषार्थ हैं वो सब मीट होते हैं कोई भी रुद्राक्ष पहनने से। और कैसा है कि जो रुद्राक्ष की एनर्जी बोले, या हमारे शास्त्र में जितने भी चीज़ों के बारे में बोला गया है वो इन्हीं 4 जो पिलर्स हैं उस पे वर्क करते हैं। तो आप उसको ना, रुद्राक्ष क्या करेगा, आपको उस माइंडसेट में डाल देगा जहाँ आप ना, जैसे अगर हमने 7 मुखी की बात कर रहे थे, तो आपको एक ऐसे माइंडसेट में डाल देगा कि जहाँ पे ना आप नई अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करो, जहाँ से आपका पैसा बन सके, वो भी बिना किसी का गलत करे, क्योंकि आप अपने धर्म में हो, आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए चल रहे हो। तो वो एक जो एनर्जी होती है ना, जब आप दे भी रहे हो तो आप एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी से दे रहे हो। तो ये चेंजेस आपको हर एक इंडिविजुअल में दिखेंगे जिसने रुद्राक्ष पहना है, या फिर बहुत टाइम से जिसने पहन रखा है, उसको ये दिखते हैं बेनिफिट्स 4। 8 मुखी की बात करें? जो 8 मुखी है उसको लॉर्ड गणेश के इससे डिनोट किया गया है, अष्ट भैरव से भी, जो 8 फॉर्म्स ऑफ भैरव है उससे भी, और बाकी के भी डिएटीज आते हैं इसमें। जो 8 मुखी रुद्राक्ष है, मार्केट में अगेन 8 मुखी और 9 मुखी के बीच में ये चल रहा होता है डिबेट कि 8 मुखी को हम केतु दे कि 9 मुखी को केतु दे। तो मेरे हिसाब से 8 मुखी का जो रूलिंग प्लानट है वो केतु है, क्योंकि जो हमारे गणेश जी हैं, जो हमारा हमारा चक्र सिस्टम अगर मैं डिस्कस करूँ, तो जो हमारा सबसे फर्स्ट चक्र होता है मूलाधारा चक्र, जो हमारे लोएस्ट बॉडी के सबसे लोएस्ट ऑर्गन पे होता है, सिक्रीटिंग ऑर्गन है, उसके एग्जैक्ट पीछे की तरफ होता है, राइट। तो उसको ना, जो मूलाधार चक्र है ना, उसके जो डीएटी हैं वो लॉर्ड गणेश हैं। और जो केतु की अगर आप प्रॉपर्टी अगर एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ा स्टडी करेंगे ना, तो वो भोगने वाला प्लैनेट नहीं है, वो देने वाला प्लैनेट है। मतलब आपके पास कुछ रहेगा ना तो वो दे देगा, वो छोड़ देगा। जबकि वही राहु भोगने वाला प्लैनेट है, मतलब उसको सब चाहिए। तो जो केतु है ना, वो सिक्रीशन में मानता है, वो देने में मानता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से जो 8 मुखी रुद्राक्ष है वो केतु के लिए है। तो अगर आपके एक चार्ट में केतु से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो आप 8 मुखी पहन सकते हैं। तो जो केतु का नेगेटिव इफेक्ट है वो बैलेंस ऑफ हो जाएगा। और जो मतलब क्योंकि जो लॉर्ड गणेश है ना, वो भी मतलब सब चीज़ों की पूर्ति देते हैं। जो लॉर्ड गणेश की साधना वगैरह करते हैं ना, उनको ये पता होगा कि एक बार जब हमने गणेश जी के चरणों में अपने आप को समर्पित किया, तो उसके बाद सारे जो भोग होते हैं, जो सृष्टि के मटेरियलिस्टिक चीज़ें होते हैं ना, वो मिलना स्टार्ट हो जाती है। आप उसको एक्सपीरियंस कर पाते हो। और मतलब वो एक्सपीरियंस कैसा होता है कि मिल गया एंड यू आर वेरी तृप्त, अभी नहीं चाहिए, बस हो गया। तो इसीलिए वो केतु गमन करता है। अभी 9 मुखी की बात। मैं थोड़ा-सा फिर से जाऊँगा इसकी तरफ। तो ये रूट चक्र अगर कर रहा है, मतलब मूलाधार के ऊपर कर रहा है, तो इससे एनर्जी भी आएगी? बहुत, मतलब कैसा होता है ना, जब रूट चक्र किसी का डिसबैलेंस होता है ना, तो उसको मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ना इंटरेस्ट बहुत होता है, बट शायद मिलता नहीं है। मतलब अगर आपका रूट चक्र इम्बैलेंस है ना, तो आप सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ना आपकी इम्बैलेंस है, और आप हमेशा सर्वाइवल मोड में हो कि इसने मेरे को कुछ बोल दिया, मैंने रिटेलिएट करना है। मतलब वो कैसे मुझे परेशान कर सकता है। जैसे अगर बॉस और एम्प्लॉई है, तो अगर बॉस ने एम्प्लॉई को कुछ बोल दिया, तो एम्प्लॉय बोलेगा ये मेरे को कैसे बोल सकता है, मैं तो रिटेलिएट करूंगा या मैं नौकरी छोड़ दूंगा। या फिर उसका ना वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है, वो हमेशा 24/7 एक्टिवेटेड होता है। उसका उसका जो जैसे जो रूट चक्र है ना, वो ग्राउंडिंग का काम करता है। अगर आपका रूट चक्र इम्बैलेंस्ड है, कुंडलिनी ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगी, और वहीं आप ग्राउंडेड नहीं रहेंगे, आप हवा में रहेंगे। मतलब आप बहुत सारी चीज़ें मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, आपको किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं मिल रही है, ऐसी प्रॉपर्टीज ज़्यादा होती हैं। और एक अग्रेशन, जो अमाउंट ऑफ अग्रेशन होता है वो भी इम्बैलेंस होता है। मतलब उनके जो एंगर आउटबर्स्ट होते हैं बहुत इरेगुलर होते हैं। कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाना, तो वो कहीं ना कहीं बताता है करके आपका जो रूट चक्र है वो इम्बैलेंस्ड है। तो इसीलिए 8 मुखी से वो बैलेंस ऑफ करेगा। जो रूट चक्र है वो जब ग्राउंडिंग दे देगा, तो वो आपका जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स है ना, आप उसे हटकर चीज़ें देखना स्टार्ट करोगे, तो एक वाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है आपको। 9 मुखी, जो 9 मुखी है वो हमारे 9 दुर्गास का है, जो 9 माँ दुर्गा के 9 फॉर्म है उसका है। जो 9 मुखी है, जैसे मैंने बताया, राहु गमन करता है। अब क्यों? क्योंकि जो भी माँ की साधना करते होंगे किसी भी फॉर्म में, जो हमारी देवी माँ की साधना करते हैं, वो ये जानते हैं कि मतलब जैसे जो नेगेटिव इफेक्ट्स वाले प्लैनेट है, राहु वगैरह है ना, वो सिर्फ माँ की एनर्जी से कंट्रोल किया जाता है। अगर आप स्क्रिप्चर्स भी देखेंगे तो हर बार जब असुरों ने हाहाकार मचाया था, तो देव, जो हमारे जितने भी मेल गॉड्स थे, जो डेटीज थे, उन्होंने क्या बोला कर कि माँ आप संभालो। जो फेमिनिन डेटीज थे वो वॉर जोन में उतरे थे, वॉरियर्स बन के। तो अभी राहु जो है ना, वो सबसे क्लेवर असुर था,
जो राहु की स्टोरी है वो कैसी है कि स्वर्ण भानु नाम का एक असुर था, जिसने अमृत जब अमृत मंथन हुआ था तो उसने वो सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया था। इसी वजह से ग्रहण दोष भी लगता है। तो जब वो बीच में बैठा तो और मोहिनी जो हमारे विष्णु जी थे वो सबसे खूबसूरत अप्सरा का भेष डाल के सबको अमृत दे रहे थे, जितने भी डेटीज थे। तो वो जाके बीच में बैठा, वो इतना स्मार्ट और इतना क्लेवर कि उसने मोहिनी के उस मोहित अवतार से भी वो विचलित नहीं हुआ, वो अपने गोल पे फोकस था। जबकि वही दूसरे असुर पागल बावले हो गए थे सारे, बट ये नहीं हटा, वो अपने गोल पे इतना दृढ़ था, इतना फोकस था, वो जाके बैठ गया, उसने अमृत पी भी लिया और किसी डिएटीज को समझा भी नहीं। जब चंद्र और सूर्य थे उन्होंने बताया, तब जो विष्णु जी थे उन्होंने सुदर्शन चक्र फेंका और उसका गर्दन अलग हो गई। तो ऊपर का जो हेड पार्ट है वो राहु बना और जो धड़ है वो केतु बना। तो इसीलिए उधर अगर आप देखेंगे तो मैं इसको कैसे रिलेट करती हूँ, जो 9 फॉर्म्स ऑफ हमारी देवी हैं वो वॉरियर हैं, वो असुरों को मारने वाली हैं, उनका संहार करने वाली हैं। और जो मोहिनी जो शिव जी का भी फीमेल वर्जन था, उसने मतलब उसको भी मतलब ये कर दिया। तो वो जो फीमेल एनर्जीज हैं वही राहु को गवर्न कर पाती हैं। इसीलिए मैं 9 मुखी राहु के लिए रेकमेंड करती हूँ। तो जिनके भी चार्ट में, जैसे अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, आप 9 मुखी जरूर धारण करें। आपका जो मेंटल इम्बैलेंस है या जो डिसेबिलिटी, मतलब जो आपको डिसेबल्ड एनर्जी जो फील होती है, जिसमें आप सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, भाग किसी और की तरफ रहे हैं, जो स्टेबिलिटी होती है वो नहीं मिल पा रही है, तो आप राहु की महादशा के दौरान तो आप 9 मुखी जरूर पहने। तो ये नौ एनर्जीज जो माँ की हैं वो गवर्न करेंगी। अब यहाँ पे प्राइस कितना बढ़ना शुरू हो जाता है? 9 मुखी 8 से लेके अगेन 12 तक एक स्टेबल प्राइस रेंज मिलेगा आपको, एनीवेयर स्टार्टिंग 10,500 से लेके 13,000 14,000 15,000 तक, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द साइज क्वालिटी ऑफ द बीड। तो अगेन वो एक मीडियोकर रेंज आ जाता है पहनने वाला। जो देवी माँ के साधक होते हैं, जो देवी माँ की उपासना वगैरह करते हैं, उनके लिए भी 9 मुखी में रेकमेंड करती हूँ। जो 9 मुखी है वो काल भैरव जी का भी फॉर्म है, तो जो भैरव जी की भी साधना कर रहे होते हैं उनके लिए भी 9 मुखी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जो साधना के फर्स्ट लेवल पे हैं, जिनको साधना के बारे में नहीं पता, मंत्र जाप के बारे में नहीं पता, और उनको एक टूल चाहिए, रुद्राक्ष जैसा एक पावरफुल टूल चाहिए जो उनको प्रोटेक्ट कर सके। बिकॉज साधना के दौरान बहुत बार कैसा होता है कि हम ऐसी एंटिटीज़ या ऐसी एनर्जीज से इनकाउंटर करते हैं जो इस लोक की नहीं होती हैं, और उसकी वजह से ना, मतलब जब आप साधना कर रहे होते हैं तो उनका एक ही गोल होता है कि इसकी साधना भंग करना या इसको परेशान करना, डराना, ताकि वो साधना छोड़ के भागने लगे, आसन छोड़ के भागने लगे। तो ऐसा अगर कोई है जो साधना वगैरह कर रहा है, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा आप 8 मुखी से ज़रूर स्टार्ट करें। जैसे 8 मुखी भी 8 फॉर्म्स ऑफ भैरव है, तो भैरव जी जहाँ जहाँ माँ होंगी वहाँ वहाँ भैरव जी होंगे ही। तो जो भैरव जी ना वो आपको सारी जो नेगेटिव एनर्जी से उसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर आप साधना के पथ पर चल रहे हैं तो 8 मुखी 9 मुखी ये सब रेकमेंडेड होगा। जो अगेन देवी माँ की साधना करते हैं वो भी 9 मुखी पहन सकते हैं, बहुत पावरफुल बीट है। ठीक है, 10 मुखी। 10 मुखी, जो 10 मुखी है वो लॉर्ड जनार्दन का है, जिसे हम विष्णु जी भी कहते हैं, उनका एक फॉर्म है। और जो 10 मुखी है उसमें जो 10 फॉर्म्स ऑफ विष्णु जी हैं वो सारे कवर होते हैं, उनके जितने भी 10 अवतार हैं वो। और साथ में जो विष्णु जी के 10 अवतार हैं उनके साथ साथ ना जो 10 महाविद्या हैं उनको भी कोरिलेट किया जाता है, तो वो दोनों इसको गवर्न करते हैं। साथ में जो 10 दिक्पाल होते हैं, मतलब अगर एक वास्तु का एरिया है तो उसमें ना 10 डायरेक्शंस होते हैं, और 10 डायरेक्शंस के एक एक डिएटी हैं, सबके एक एक डिएटी है, तो ये उसको भी गवर्न करता है। इसीलिए अगर आपके घर में कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी में कहीं भी आपको लग रहा है वास्तु का प्रॉब्लम है, वास्तु दोष है, या घर में बहुत नेगेटिव एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा कलेश वगैरह हो रहा है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप 10 मुखी आपके घर के सेंटर में, ब्रह्म स्थान में, और अगर आपको ब्रह्म स्थान नहीं पता कि कहाँ आ रहा है, ग्रिड नहीं है, नहीं पता आपको, तो किसी भी एक रूम में उसके सेंटर में लटकाइएगा, उसके चारों बाजू दीवार नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम ये देख रहे हैं फिलहाल रूम, तो इसका सेंटर यहाँ पे टॉप पर है, तो आप इसको यहाँ लगाइए। ये किसी भी डायरेक्शन में किसी भी वॉल को टच नहीं करना चाहिए उस हिसाब से, ताकि उसकी एनर्जी पूरे रेडियस में फैलती रहे। अगर वो वॉल वगैरह रहेगी तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करती रहेगी। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन, जिसके भी यहाँ पे वास्तु का प्रॉब्लम है या वास्तु दोष है या नेगेटिव एनर्जीज है, वो 10 मुखी रुद्राक्ष डेफिनेटली अपने घर में लटकाएं ज़रूर। तो इससे आपके कितने भी वास्तु दोष होंगे सारे खत्म हो जाएंगे, स्लोली स्टेडीली। और आपका जो माइंडसेट होगा ना कहीं अगर इस तरफ भाग रहा है कि यार मेरे घर में वास्तु दोष है, इसके जैसे मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, मेरे घर में वास्तु दोष है, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरे घर में वास्तु दोष है, कलेश बहुत हो रहा है, तो वो माइंडसेट को बदलेगा। रुद्राक्ष एक ऐसा टूल है जो आपके माइंडसेट को इतना पावरफुल, इतना कॉन्फिडेंट कर देता है कि आपको बाकी सारी चीज़ें बहुत छोटी मोटी लगने लगती हैं। घर की कंस्ट्रक्शन में भी रुद्राक्ष यूज कर सकते हैं क्या? कौन सी कंस्ट्रक्शन में? घर बन रहा है, हाँ। उसी के बनते वक्त
ब्रह्मस्थान के अंदर हमने हाँ, दक्षिण डाल दिया। डेफ़िनेटली ये बहुत अच्छा होगा। मतलब कैसे होता है कि बहुत बार हम जब प्रॉपर्टीज़ वगैरह लेने जाते हैं तो वो ऑलरेडी बिल्ड होता है, तो उसमें बहुत बार नहीं पता चलता। और कैसा होता है कि ब्रह्मस्थान कई बार वॉल में आ रहा है, पिलर के इधर आ रहा है। तो क्या है कि अगर आप नया घर बना ही रहे हैं तो आप डेफ़िनेटली उसको डाल दें ब्रह्मस्थान में। और अगर आप नया घर बना रहे हैं और अगर हम घर की वास्तु की बात करें, तो एक और रिकमेंडेशन ये होता है कि आप द्वार बांध बना लें। वो कैसे बनता है, वो रुद्राक्ष के बीड्स होते हैं, 54 बीड्स का द्वार बंद होता है। जैसे हम तोरण लगाते हैं ना, वैसे आप उसको एंट्रेंस पे लगा दें, तो उस हिसाब से आपकी घर की एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। अंदर लगाना है, मतलब बनते वक़्त अंदर ही करवा दें आप अंदर भी लगवा सकते या तोरण की तरह लटकाना है? हैं। मतलब ज़्यादा वो लटकाएँ अगर आप उसको ऐसे ना कि वॉल्स उसको ऑब्स्ट्रक्ट ना करें, ताकि उसकी एनर्जी फ्लो होती रहे। उसको आप अगर अंदर डाल रहे हैं तो आप मतलब उसको वॉल के अंदर डालें, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आपके पास स्पेस है, मतलब आपका फ्रंट डोर और जो आपका सेफ्टी डोर है उसके बीच में स्पेस या ऐसा कुछ है, तो आप उसको डेफ़िनेटली बना के रखते हैं। वो सीधा बनता है और वो तोरण के जैसे, मतलब जैसे हम ऊपर कैसे हैंग करते हैं चीज़ें, आप उसको वैसे हैंग कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा काम करता है, आपके घर को वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। फिर कुछ भी आपके घर में एंटर नहीं कर पाएगा। नेगेटिव से नेगेटिव एनर्जी भी आपके घर के दरवाजे के बाहर, जो हमारा दरवाज़ा होता है उसके बाहर ही खड़ी रहेगी, वो लांघ कर अंदर नहीं आएगी। ठीक। वो इतना पावरफुल है। 11 मुखी। एक और चीज़ मैं बताऊँगी, जो 10 मुखी है ना, उसको कोई प्लैनेट गवर्न नहीं करता, क्योंकि विष्णु जी की एनर्जी इतनी मतलब है कि उसको कोई प्लैनेट हैंडल नहीं कर सकता। अब बात करते हैं 11 मुखी की। अगेन 11 मुखी को भी गवर्न करने वाला कोई प्लैनेट नहीं, उसकी भी एनर्जी बहुत वाइड है, बहुत वास्ट है। जैसे 10 मुखी को हम वास्तु दोष वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, वैसे जो 11 मुखी है ना, वो आपकी व्हीकल प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी एक्सीडेंट्स बार-बार होती हैं, आपकी कार का कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है, मतलब किसी ने आके ठोक दिया, आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया, अगर आपको व्हीकल रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट प्रोन अगर आप हैं काफ़ी, तो आप 11 मुखी अपनी कार में ज़रूर लगाएँ, या अगर आपकी बाइक या कुछ भी है तो आप वहाँ पर भी डेफ़िनेटली लगाएँ, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। आगे लटका दें? मतलब जो जैसे हम बहुत बार आपने देखा होगा हनुमान जी लटकाए हुए हैं किसी ने या ऐसा कुछ, तो आप उसको वैसे वहाँ लटका सकते हैं, या अगर आपको कार के सेंटर में लग रहा है कि वहाँ पे स्पेस है जहाँ पे आप लटका सकें, तो वहाँ पे भी लटकाइए। तो उससे क्या होगा कि आपकी व्हीकल प्रोटेक्ट हो जाएगी। अगेन 11 मुखी इज़ वेरी पावरफुल इन टर्म्स की वो आपको नेगेटिव एनर्जी एनकाउंटर करने नहीं देगा, और जो ईवल आई वाली प्रॉब्लम होती है वो 10 और 11 मुखी दोनों से सॉल्व होती है। और जो 11 मुखी है उसकी जो डेटी है वो 11 फॉर्म्स ऑफ रुद्रा है। तो मतलब उनके जो सबसे विशाल स्वरूप जो हम बोलें या उग्र स्वरूप जो बोलें शिव जी के, वो 11 के 11 उसको गवर्न करते हैं। तो मतलब आप समझ ही लीजिए करके कोई आसपास नहीं आएगा आपके। और वो बहुत पॉजिटिव है इन टर्म्स की, वो ऐसी एनर्जी फील्ड क्रिएट करेगा कि अगर आप नेगेटिव एनर्जी या कोई नेगेटिव ईवल आई भी बोले करके, मतलब कोई नज़र लगा रहा है या कोई ऐसा देख भी रहा है, तो वो शील्ड ऐसी बन जाती है करके वो छू के निकल जाएगा, वो एंटर नहीं करेगा, वो आप तक आने नहीं देगा। 12 मुखी। बारामुखी, जो बारामुखी है उसके जो गवर्निंग लॉर्ड है वो 12 आदित्यज हैं। जो 12 सूर्यज हैं, मतलब जो सूर्य जी के पुत्र थे 12, वो हैं। और जो 12 मुखी हैं वो अगेन सूर्य जी गवर्न करते हैं। 1 मुखी नहीं करते मेरे हिसाब से, 12 मुखी करते हैं सूर्य गवर्न, अगर प्लैनेटरी पोजीशन की बात करें। अभी जिनकी भी सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य उनका वीक है, वो पहन सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं या फिर ऐसी कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करते हैं जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो आप डेफिनेटली पहनिए, बिकॉज सूर्य जो है ना वो गवर्नमेंट को इंडिकेट करता है, तो आपको उनसे लाभ मिलेंगे। अगर आप ऐसी बॉलीवुड इंडस्ट्री में हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया में हैं, तो भी आप 12 मुखी पहने, बिकॉज अगेन फेम का कारक भी है वो। तो मैं रेकमेंड करूँगी 12 और 13 का कॉम्बिनेशन, क्योंकि वो सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो अगर आप फेम वाले इसमें हैं या ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे फेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको ये कॉम्बिनेशन डेफिनेटली पहनना चाहिए। ठीक है। अब अगला 13 मुखी की बात करते हैं। जो 13 मुखी हैं उसको कामदेव गवर्न करते हैं, और वो जो शुक्र है ना उसका सबसे हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन है। मतलब अगर आपको शुक्र को बैलेंस करना है ना, तो आपको 13 मुखी डेफिनेटली पहनना चाहिए। अभी शुक्र से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि मेकअप रिलेटेड इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट मीडिया है, उस सब में हेल्प करता है आपको। अगर आप एक मेल हैं और आपको चाहिए कि आपके फीमेल सपोर्टर्स हों, जैसे आपकी सिस्टर्स हैं, मदर हैं, आपकी वाइफ है, अगर आपको उनका फीमेल सपोर्ट कम मिलता है, तो भी आपको 13 मुखी पहनना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक फीमेल सपोर्ट देगा। आपकी वाइफ आपको सपोर्ट करने लगेंगी, आपकी मदर सपोर्ट करेंगी, सिस्टर से सपोर्ट मिलेगा। आपके अगर फीमेल कलीग्स भी हैं जिनके साथ आपका थोड़ा चल रहा है प्रॉब्लम, तो वो भी आपको सपोर्ट करने लगेंगे, वो आपको हेल्प करेंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगी, क्योंकि वो शुक्र गवर्नड एनर्जीज हैं इसीलिए। तो इसलिए 13 मुखी मैं रेकमेंड करती हूँ। अभी जो 13 मुखी है और 14 मुखी है वो पावरफुल कैटेगरीज में आता है। अगेन जैसे हमने पहले कैसे बात किया, जो 3 मुखी से 7 मुखी है वो एक रेंज है, जो 8 मुखी से 12 मुखी है वो एक रेंज है।
13 और 14 एक रेंज है, वो थोड़ा हायर कॉस्टली आते हैं, मतलब अगर फाइनेंशियली में बात करूँ तो थोड़े कॉस्टली आते हैं, बट वो डेफिनेटली रिकमेंडेड है, स्पेशली जिनको वीनस रिलेटेड प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही, उनको डेफिनेटली पहनना चाहिए। और कितने रुपए रेंज में रहते हैं? ये एनीवेयर आपको अराउंड 27,000 से लेके आगे, मतलब देयर इज नो बार देन, क्योंकि जितना साइज जितना बड़ा और जितना उसका रहेगा, जितना डेंस वो रुद्राक्ष का बीड रहेगा, उस हिसाब से मतलब लाख लाख रुपए तक भी जाते हैं? आराम से, मतलब इजीली आपका भी। अभी जो मैं 14 मुखी बात करेंगे तो 14 मुखी का स्टार्टिंग ही 75-80,000 है, अगर आप एक प्रॉपर बीड लेने जाए। क्योंकि कैसा है ना, मतलब इसका सिंपल इकोनॉमिक्स है कि डिमांड और सप्लाई पे है। डिमांड बहुत ज़्यादा है, पर उसका सप्लाई सिंस एक वो एक नेचर में आता है, वो मैन मेड नहीं होता है, उसका जितना वो प्रोडक्शन रहेगा उस हिसाब से खरीदने वाले बहुत हैं, तो उस हिसाब से उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो वो एक सिंपल डिमांड सप्लाई बेसिस पे है, क्योंकि 13 मुखी बिकॉज जैसे 3 और 7 बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं नेचर में, 8 और 12 भी इजीली अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर 100 बीड्स निकल रहे हैं तो इनके 30-40 बीड्स निकल लेंगे, मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू 30-40% प्रोडक्शन होता है इनका। बट वही 13 मुखी और 14 मुखी अगेन वो 15% 10% की कैटेगरी में आता है। जैसे जैसे हायर मुखीज बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसकी अकरेंस इन द नेचर रेयर होती जाती है, इसलिए उसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जो 14 मुखी है अगेन इसको देवमणि बोला गया है, जो 1 to 14 की कैटेगरी में सबसे पावरफुल है, बिकॉज 1 इजीली अवेलेबल नहीं होता है नेचर में, इसलिए जो 1 मुखी सिंस अवेलेबल नहीं है, आप डेफिनेटली उसका ऑल्टरनेटिव 14 मुखी पहन सकते हैं। इसको देवमणि बोला गया है। स्पेशली जो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह करते हैं, साधना वगैरह करते हैं, उनको अपने फोरहेड पे, यहाँ पर जहाँ पे हमारा थर्ड आई चक्रा होता है, वहाँ पहनकर मेडिटेशन करना चाहिए। उनको बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। उनको यहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होगी, उनके आसपास उनको ऑरास दिखने लगेंगी। जैसी जैसी एक इंडिविजुअल की एबिलिटी होगी, उस हिसाब से उसको एक मैजिकल प्रोफाउंड एक्सपीरियंस होगा ड्यूरिंग मेडिटेशन, ऑल्सो ड्यूरिंग साधना। जो 14 मुखी है उसके जो गवर्निंग लॉर्ड है वो हनुमान जी हैं, और वो मतलब पूरी तरीके से पावर देते हैं। और जैसे उनके पास मतलब अष्टसिद्धि 9 निधियाँ हैं, तो उस हिसाब से वो सारी चीज़ें देते हैं एक इंडिविजुअल को। और मटेरियलिस्टिक प्लेन पे भी अगर हम बात करें, जो नॉर्मल ज़िंदगी है, पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, वो सारी भी देता है वो। ये बहुत जैसे 14 मुखी है ना, उसको भी कोई मैं स्पेसिफिकली बताऊंगी कि कोई प्लैनेट गवर्न नहीं करता है, बट अगर शनि की किसी की महादशा चल रही हो और वो बहुत पीड़ित हो रहा हो, मतलब शनि खराब हो चार्ट में या बहुत प्रॉब्लम्स दे रहा हो शनि, तो उसको डेफिनेटली 14 मुखी पहनना चाहिए। बट 14 मुखी सारे प्लैनेट्स की एनर्जी को कवर डेफिनेटली करता है। ठीक है, और ये भी वैसे कोई भी पहन सकते हैं सर? कोई भी पहन सकता है, कोई भी रुद्राक्ष कितने भी मुखी वाला कोई भी पहन सकता है। आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिला, आप अट्रैक्ट हुए, आप पहन लीजिए। अभी मेरे पास एक और ऐसे क्लाइंट है, उनका चार्ट मेरे पास अब तक है नहीं, तो मैं उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं कर पाई हूँ, बट आई एम श्योर उनके चार्ट में कहीं ना कहीं उनको सैटर्न रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, इसलिए उन्होंने 7 मुखी अट्रैक्ट करा। तो मेरे पास आए, उन्होंने बोला मेरे को 7 मुखी रुद्राक्ष चाहिए, आप मुझे दे दो। तो मैंने उनको पूछा आपको चार्ट देखना है, क्या है, कैसा है? तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे को फिलहाल 7 मुखी में इंटरेस्ट है, आप दे दो। अभी उन्होंने बोला कि उन्होंने कहीं रील में देखा था कि 7 लक्ष्मी जी को गवर्न करता है, इसीलिए करता है, बट मेरे हिसाब से उनके चार्ट में कहीं ना कहीं सैटर्न उनको प्रॉब्लम दे रहा होगा, या सैटर्न की दशाएं चल रही होगी, इसीलिए उन्होंने 7 मुखी को अट्रैक्ट किया है। तो इस हिसाब से आप अगर बिना कंसल्टेशन भी करते हैं, फिर भी कोई भी रुद्राक्ष, मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है ऑनलाइन बोलते हुए कि रुद्राक्ष बैकफायर करता है, नेगेटिव होता है, क्या इसका तंत्र में प्रयोग होता है? रुद्राक्ष एकमात्र ऐसा टूल है या एक ऐसा डिवाइस है जिसको आप एक बार बस धारण कर लो, आपको कोई तरीके से बैकफायर नहीं करेगा वो। शिव पुराण में दिया लिखा गया है करके, पापी भी अगर रुद्राक्ष के दर्शन भी कर ले, सिर्फ देख भी ले, तो उसके दर्शन मात्र से आपके जो पाप है वो धुल जाते हैं। तो इसको पहनने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। और रुद्राक्ष पहनने का जो प्रोसेस भी है वो भी बहुत सिंपल है, वो डिफिकल्ट नहीं है। आप उसके बीज मंत्र जो है शिव पुराण में हर एक के दिए गए हैं, आप अगर इजीली अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दीजिएगा। तो कैसे वो बीज मंत्र, अगर जैसे आपने 5 मुखी लिया है तो उसका एक बीज मंत्र है, तो आप वो बोल के चैंट करके पहन सकते हैं। कितनी बार चैंट करना है? मैं रेकमेंड करती हूँ 1000 टाइम्स, जितना ज़्यादा हो सके उतना करें, बिकॉज जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसके कंपार्टमेंट में वो एनर्जी स्टोर होती है, तो जितना ज़्यादा करेंगे उतना बेटर है। बट मैं यूजुअली 1000 करती हूँ, मैं अपने जितने भी एनर्जाइजेशन भी करती हूँ, मैं जितने भी, जैसे अगर आपसे कोई ले रहा है वो एनर्जाइज है, वो परफेक्ट एनर्जाइज। तो उसको भी खुद से भी करना पड़ेगा बाद में? नहीं, उसको खुद से करने की ज़रूरत नहीं है, बट वो कैसे करेगा, जैसे मैंने बताया, वो आपको धर्म की तरफ ढकेलेगा थोड़ा, तो आपकी आदत हो जाएगी। फिर मतलब मेरे पास बहुत सारे ऐसे हैं कि वो आके पूछते हैं कि मैम मेरे को मंत्र जाप करने का मन कर रहा है, मैं कौन सा जाप करूँ? तो मैं उनको बोलती हूँ आप महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, या जो पंचाक्षर मंत्र है, नमः शिवाय है, वो कर सकते हैं, या ओम नमः शिवाय कर सकते हैं। आप इन तीनों में से कोई भी कर सकते हैं, अगर आपको इन डिटेल मतलब स्पेसिफिक मुखी के बीज मंत्र की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि वो
रीएनर्जाइज होता रहेगा और आपको कहीं ना कहीं लगेगा भी करके नहीं मेरे को करना है, तो आप ऐसे कंटिन्यू डेफिनेटली कर सकते हैं, बट उसको रीएनर्जाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। जो मैं रेकमेंड करती हूँ वो ये रेकमेंड करती हूँ, जैसे साल में एक बार जैसे महाशिवरात्रि आती है तो उस दिन, या जब नवरात्रि चल रही होती है उस दिन आप उसको सिर्फ गंगा जल से थोड़ा वॉश करके एक माला मतलब 108 बार सिर्फ नाम नमः शिवाय बोल के या सिर्फ ओम बोल के भी आप उसको फिर से पहन लें, तो क्या होगा, आपने उसमें एक नई एनर्जी ऐड कर ली, तो वो बैटरी कंटिन्यूसली चार्ज अप रहेगी, ठीक है। तो वैसे वो वर्क करेगा। अभी आपने पेयरिंग की बात करी 13-14, हाँ तो पेयरिंग कैसे काम करती है? जैसे आपने माला ही पहन रखी है, हाँ एक ही के अंदर बहुत सारे हैं, हाँ राइट। तो इसका भी कोई फर्क पड़ता है या फिर सिर्फ एक पहनना होता नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब शिव पुराण है ना, उसमें दिया गया है करके अगर आपके पास रिसोर्सेस है और आपकी कैपेसिटी है तो आप 1 से 14 सारे पहने, क्योंकि वो सिद्धमाला बन जाती है। अभी जो ये मैंने पहनी है वो इंडोनेशियन सिद्धमाला है और ये मेरी हाफ नेपाली है। एक और है सिद्धमाला जिसमें सारे नेपाली है, बट वो बहुत हैवी हो जाती है पहनने के लिए क्योंकि बड़े बीड्स हैं, राइट। तो ये जो सिद्धमाला है इसमें आपको सारे मिलेंगे 1 to 14 प्लस गौरी शंकर एंड गणेश रुद्राक्ष। अभी गणेश रुद्राक्ष क्या होता है मैं वो बता देती हूँ थोड़ा। एक नेचुरल रुद्राक्ष होता है जिसके ऊपर से सूंड निकली हुई रहती है, एक जैसे गणपति जी की कैसे सूंड है वैसे निकली हुई रहती है, इसे गणेश रुद्राक्ष कहा जाता है। अभी गणेश रुद्राक्ष सारे पहन सकते हैं और सिद्धमाला गणेश रुद्राक्ष के बिना कंप्लीट नहीं होती है। जैसे गणेश जी के पूजा के अलावा कोई भी पूजा कंप्लीट नहीं होती है, वैसे ही तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं या कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, एक्सेल करना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, अच्छे से आउटपुट देना चाहते हैं, जो नॉलेज गेन किया उसको अच्छे से लिखना चाहते हैं, जैसे पेपर्स वगैरह में है या आर्टिकल्स वगैरह लिखना पसंद करते हैं, उनको गणेश रुद्राक्ष पहनना चाहिए क्योंकि वो विद्या के डेटी हैं। हमारे जो गणेश जी हैं वो विद्या के डेटी हैं, तो वो बुद्धि प्रदान करते हैं और वो वृद्धि प्रदान करते हैं कि आप अपनी कार्य शक्ति से आप जो फल है उसको प्राप्त कर सकें। तो इसलिए गणेश रुद्राक्ष भी एक इंपॉर्टेंट है। जैसे गौरी शंकर मैंने बोला नेचुरली अवेलेबल होता है और वो रिलेशनशिप्स के लिए होता है, वैसे गणेश रुद्राक्ष आपकी बुद्धि के लिए, आपकी विद्या के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जितने भी बच्चे हैं वो 10th की एग्जाम दे रहे हैं, 12th की एग्जाम दे रहे हैं, IPS IAS क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, मेन्स दे रहे हैं, JEE दे रहे हैं, उनको ये डेफिनेटली पहनना चाहिए। उनका वो मन लगा रहेगा पढ़ाई की तरफ और वो खुद से ना अंदर से, जैसे मैं बता रही थी, माइंडसेट क्रिएट करेगा कि मेरे को पढ़ना है और मेरे को करना है। तो इसीलिए जब हम बच्चों का जब हमारे पास कंसल्टेशन आता है, जैसे 10, 11, 12 स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं या मतलब फ्रॉम 13 ईयर्स की एज के अबाव वाले हैं, उनका जब कंसल्टेशन आता है तो हम उनको सरस्वती बंध रिकमेंड करते हैं, जिसमें एक कवच जैसा होता है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रुद्राक्ष होता है। अपना गणेश रुद्राक्ष होता है, 5 मुखी रुद्राक्ष होता है बिकॉज अगेन वो डिएटीज का है, विद्या का है। 4 मुखी रुद्राक्ष होता है, तो ऐसे हम उनको उनकी चार्ट के हिसाब से बना कर देते हैं। तो जैसा जिसका चार्ट रहेगा, जैसी जैसी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, अगर अभी आपका बुध वीक है और आपका शुक्र भी वीक है तो मैं आपको 10 और 13 का कॉम्बिनेशन रेकमेंड करूँगी, क्योंकि 10 मतलब 10 कैसा है कि वो सारे प्लैनेट्स को कवर करता है, और अगर आपको इकोनॉमिकली बैठ रहा है, आपके बजट में बैठ रहा है, तो मैं डेफिनेटली 10 रिकमेंड करूँगी। रुद्राक्ष कैसा है, जैसे ही हम 8 से हायर जाते हैं उसमें डबल डेटीज़, जैसे मैं अभी मेंशन भी करी तो आपने सुना होगा डबल डेटीज़ हैं, किसी किसी में ट्रिपल डेटीज़ वगैरह है। जो 8 मुखी रुद्राक्ष है ना उसमें गंगा जी भी हैं, मतलब माँ गंगा को भी माना गया है, तो उसमें ना 3 डेटीज़ 4 डेटीज़ का कॉम्बिनेशन आने लगता है। तो 8 से लेके जो हायर मुखीज़ हैं उन सबको बहुत पावरफुल माना जाता है, तो उनका अगर आपने 1 या 2 बीट का भी कॉम्बिनेशन पहना तो इट इज़ मोर देन इनफ। बट अगर आप छोटे बीट्स पहन रहे हैं जैसे 3 to 7, मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ, और शिव पुराण में भी ऐसा लिखा गया है करके, उसको ना क्वांटिटी ज़्यादा में पहनो, 12 बीड्स में पहनो, मतलब राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में, राइट बाइसेप में, लेफ्ट बाइसेप में, ऐसे स्पेसिफिक मुखीज़ हैं जो स्पेसिफिक जगह पे पहने जाते हैं। जैसे अगर मैं राइट बाइसेप की बात करूं तो 6 मुखी पहना जाता है, राइट हैंड में भी 6 मुखी पहना जाता है, और हाथ में पहने के जो क्राइटेरियाज हैं वो आप 11-11 या 12-12 पहने, मतलब एक हाथ में 12 बीड्स वाला या 11 बीड्स वाला पहने, और जो बाइसेप्स है वहाँ पे आप 16-16 पहने। ऐसा उसमें दिया गया है कि कहाँ कहाँ रुद्राक्ष पहनना चाहिए। गले में कितने? गले में आप गले में जो माला है ना उसमें तो मतलब हंड्रेड्स में दी गई है कि 300-400 की पहने, बट आप 108 वाली पहन सकते हैं, 54 वाली पहन सकते हैं, 36 एंड अबव वाली पहन सकते हैं आप। और अगर आप सिद्ध माला पहन रहे हैं तो उसमें तो सारे रुद्राक्ष होते ही हैं, तो इट इज़ ओके। जैसे अभी ये जो सिद्ध माला है उसमें 1 to 14 है और बाकी सारे 5 मुखी हैं, तो वो एक प्रॉपर 108 का सिंगल नहीं पहन सकते? आप पहन सकते हैं, बट कैसा है ना, जो छोटे मुखी है ना वो उसका जो पावर, मतलब जैसे उसका कंपार्टमेंट है, अभी अगर 4 मुखी मैं बोल रही हूँ और 10 मुखी मैं बोल रही हूँ, तो 4 मुखी में से 4 कंपार्टमेंट्स हैं, एनर्जी उसमें सिर्फ 4 कंपार्टमेंट जितनी स्टोर हो रही है। वही जो 10 मुखी है उसमें 10 कंपार्टमेंट है, तो उसमें एनर्जी इससे डबल नहीं ट्रिपल स्टोर हो रही है। पर साइज तो ऑलमोस्ट सेम ही है। नहीं, साइज में भी डिफर आता है। जो 4 मुखी है वो साइज में छोटा होगा, 10 मुखी साइज में बड़ा होगा, और जैसे जैसे हम हायर कैटेगरी ऑफ रुद्राक्ष में जाते हैं, मतलब हायर मुखीज में जाते हैं, वो राउंड से ना ओवल बन जाते हैं क्योंकि उसमें मुखी ज़्यादा है। जैसे अब अगर आप देखेंगे तो ये 11 मुखी रुद्राक्ष है, तो इसमें ये कंपेयर टू 3 मुखी ये रहा, ये 11 है,
तो 3 छोटा है साइज़ में, 11 थोड़ा सा इलोंगेटेड है, बड़ा है, ओवल है साइज़ में, तो वो साइज़ अपने आप बढ़ती जाती है। और जो नेपाली हैं उसमें आपको 25 अबव वाले ही मिलेंगे, मतलब 25 mm अबव वाले ही मिलेंगे। तो अभी आपने 14 तो बता दी, 14 के आगे भी होते हैं? होते हैं, बट उनकी अकरेंस इन द नेचर अगेन बहुत रेयर 15 भी होता है, 16 भी होता है, सारे होते हैं? होते हैं। इनफैक्ट शिव पुराण में और जो रुद्राक्ष जबाला उपनिषद है उसमें 1 to 14 का वर्णन दिया गया है, बट जो श्रीमद् देवी भागवत है उसमें 1 to 33 का वर्णन दिया गया है। इनफैक्ट ऐसे ऐसे रुद्राक्ष हैं जो अब तक नेचर में आए भी नहीं है। मतलब जो वहाँ के नेपाली फार्मर्स वगैरह हैं, जब उनसे हम बात वगैरह करते हैं, जो हमारे होलसेलर, उनसे भी जब हम बात करते हैं, तो वो बताते हैं कि मतलब अभी मैं जैसे बताऊँ तो जो 29 मुखी है वो 10-15 साल बाद उगा है, एक ही उगा है। और ऐसे मतलब जो मतलब उनके पास था वो एक ही था। तो वैसे वो बोल रहे थे कि टोटल हार्वेस्ट सीजन में कुछ 5 ही उगे होंगे, 5 या 3 ही उगे हैं 29 मुखी के। और ये 10-15 साल में, मतलब जो फार्मर्स वहाँ पे 10-15 साल से हैं उन्होंने भी पहली बार देखा। तो ऐसे बहुत सारे रुद्राक्ष हैं जिनकी अकरेंस बहुत रेयर, तो ये तो बहुत महंगा होगा। बहुत महंगा, इट गोज़ इनटू लैक्स। अभी जैसे मैंने 14 भी बताया तो वो 75,000 सिर्फ उसका स्टार्टिंग है। मतलब अगर आप बेसिक 2.5 से लेके 3 ग्राम्स के बीच में लेने जाएंगे, जिसका मतलब ज़्यादा फूला हुआ भी नहीं है, वो आपको 75 से स्टार्टिंग मिल जाएगा। वहीं आप अगर थोड़ा साइज़ बड़ा देखने जा रहे हैं, थोड़ा वेट में बड़ा देखने जा रहे हैं, 4 ग्राम्स 5 ग्राम्स का, तो अगेन कॉस्टली हो जाता है। तो मतलब 13 के बाद से इट स्टार्ट्स बिकमिंग एक्सपेंसिव लिटिल लिटिल। तो 1 to 14 तो पहनने का प्रयत्न करना ही चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि आपके पास फाइनेंशियल एबिलिटी इतनी है कि आप 29 मुखी, 15 मुखी, 16 मुखी वगैरह पहन सकें, तो डेफिनेटली आपको पहनना चाहिए। ठीक है। और जाने कैसे कि असली है नकली है, क्योंकि मार्केट में बहुत नकली है। हाँ, वो तो है। अभी जैसे मैं आपको बता दूँ, जो नेपाली रुद्राक्ष होते हैं ना, उसमें जो फेक कैटेगरी ऑफ रुद्राक्ष बताएँ तो कैसा होता है कि उसमें मुख ज़्यादा ऐड कर देते हैं। मतलब अगर एक प्लास्टिक के बना देंगे? नहीं, प्लास्टिक के नहीं बनते। जो रेज़िन वगैरह मटीरियल या प्लास्टिक के बनते हैं ना, वो बद्राक्ष होते हैं, जो हमने सबसे पहले कैटेगरी डिस्कस की थी, जो साउथ इंडिया में पाई जाती है या जो इंडिया के ईस्ट साइड में पाई जाती है, जैसे मेघालय वगैरह है। तो वहाँ पे वो जो बद्राक्ष होता है ना, उसको रेज़िन के बना देते हैं, प्लास्टिक के बना देते हैं, ऑरेंज डार्क कलर कर देंगे, वैसा कलर्स वगैरह कर देते हैं वो। बट जो नेपाली रुद्राक्ष है ना, उसमें आपको सिर्फ गौरी शंकर फेक मिल सकता है, चिटका हुआ, जिसको काट के स्टिक किया गया है। बट जो दूसरे रुद्राक्ष है ना, उसमें क्या करते हैं वो लोग, अगर एक 7 मुखी रुद्राक्ष है, तो जैसे मैंने बताया 3 से 7 एक प्राइस रेंज है, 8 से 12 एक प्राइस रेंज है। तो अभी 7 मुखी रुद्राक्ष है, तो वो शायद 2000-2500 का पड़ेगा आपको। तो वो क्या करेंगे, उसमें 1 मुखी ज़्यादा कार्व कर देंगे, तो अभी वो 8 मुखी रुद्राक्ष बन गया। तो वो डायरेक्ट अभी 10,000 से बाद क्या प्राइसिंग स्टार्ट हो जाएगी 8 मुखी की। तो वो लोग ऐसे फेक बनाते हैं। जैसे अगर 11 मुखी है तो उसमें 2 और कार्व कर लिए, तो 12 और 13 हो गया। तो अगेन एक डिफरेंट प्राइस रेंज में आ गया कि अभी तो वो 25-30 के आगे ही जाएगा। तो इस तरीके से जो नेपाली रुद्राक्ष है उसमें फेक बनाए जाते हैं। तो पता कैसे लगेगा? इसका अगर आपको पता करना है ना, मतलब बहुत सारे टेस्ट बताए जाते हैं कि दूध में डालो, पानी में डालो, नीचे डूबा, ऊपर मतलब तैर रहा है, या फिर 2 सिक्कों के बीच में करना है। ये सारे टेस्ट ना मैं बताऊँ, ये फुल प्रूफ नहीं है। अगर आपको एक फुल प्रूफ टेस्ट चाहिए तो आप उसकी ना डिजिटल एक्सरे कराएं, या कोई ऐसे वेंडर से खरीदें जो डिजिटल एक्सरे प्रोवाइड कर रहा है उस रुद्राक्ष की। क्योंकि बहुत सारे हमारे पास लैबोरेटरीज भी हैं, इंडिया में भी और नेपाल में भी, जो रत्नम एक्सपर्ट्स हैं, रुद्राक्ष में नहीं है। बट वो लोग क्या करते हैं कि मतलब कोई रुद्राक्ष आएगा तो उसको मतलब अपने हिसाब से उनको जितना पता है उतना बना के बता देते हैं कि ये 11 मुखी या 12 मुखी है। हो सकता है कि वो 11 मुखी ना हो, वो हो सकता है 10 मुखी हो। बट सिंस वो लोग डिजिटल मतलब कैसा होता है, जो डिजिटल एक्सरे होता है ना, उसमें आपको दिखता है कि उसमें इतने कंपार्टमेंट्स हैं। अगर 11 है तो उसमें आपको 11 ऐसे कंपार्टमेंट्स दिखेंगे ओवल शेप में, और उसके अंदर आपको ब्लैक ब्लैक सीड्स दिखेंगे। तो आपको समझ जाना चाहिए करके ये 11 लिखा गया है, 11 कंपार्टमेंट्स हैं, ये ओरिजिनल है। मेरा सजेशन ये होता है करके आप कोई ट्रस्टेड वेंडर से ही खरीदें जिसके ऊपर आपको विश्वास हो। क्योंकि अगर आप लैब सर्टिफिकेट वाले भी ले लेंगे तो मतलब ऐसे बहुत सारे लैब वाले, फलाना लैब वाले, जिनके बारे में आपको शायद पता भी नहीं होगा, और वो शायद जेम्स में बहुत अच्छे हैं, मतलब वो जेम्स की स्टडीज़ में बहुत अच्छे हैं, उनको जेम्स सर्टिफाई करना ज़्यादा बेटर आता है। रुद्राक्ष के सर्टिफिकेशन के लिए बहुत कम लैब्स हैं, और वो बहुत मतलब हर बार वो ऑथेंटिक देंगे उसकी भी गारंटी नहीं है। तो लेना है तो डिजिटल एक्सरे वाला लीजिए, और प्रॉपर वेंडर से लीजिए जो आपको पता है कि आपके मतलब पैसे लेके भाग नहीं जाएगा। क्योंकि मैं अभी देखती हूँ ना, अगर आप ऑनलाइन भी चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहाँ पे उन्होंने रुद्राक्ष लगा रखे हैं, और उनके वेंडर्स को पता भी नहीं है कौन सा मुखी है। 7 मुखी में 5 मुखी लगा रखा है, उनको पता भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं। उन लोग ने जो भद्राक्ष है उसको नेपाली बोल के लगा रखा है, इंडोनेशियन को नेपाली बोल के लगा रखा है। पता कैसे लगेगा ये चारों कैटेगरीज
इंडोनेशियन छोटा होगा जैसे आपने बताया। छोटा होता है, जो जप करने के लिए यूज होता है ना, वो सबसे छोटा ये होता जो ऊपर वाली साइड पे है। है। हाँ, ये वाली ये भी इंडोनेशियन है सारी। अच्छा ठीक है। ये सारी छोटी है। इसमें ना क्या होता है कि आपको 17 से ज़्यादा वाले नहीं मिलेंगे, 17-18 मैक्स है, वो भी एकदम रेयर, मतलब कलेक्टर, इसमें भी कलेक्टर होता है। ये आपको 15 से नीचे वाले ही मिल जाएंगे इंडोनेशियन। और यूजुअली ना जो हम जब के लिए यूज़ करते हैं वो इंडोनेशियन ही होती है, क्योंकि उसमें जब बहुत ईजिली हो सकता है। आप अगर नेपाली पहन के जब करने लगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, एक एक दाना काफ़ी बड़ा हो, और माला भी बहुत बड़ी हो जाएगी। बहुत बड़ी। अगर मैं 54 की बात करूँ तो इतनी लंबी आएगी, इतनी लंबी माला हो जाएगी। तो वो पहनना डेली बेसिस पे और उस पे जाप करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए हम इंडोनेशियन पे जाप करते हैं। ठीक है। और उसमें नेपाली कैसे दिखाई देगा? जो नेपाली है वो साइज में बड़े होंगे, नेचुरल होल होगा और वो प्रॉपर राउंड शेप के होते हैं, मतलब ओवल राउंड शेप के होते हैं, तो वो नेपाली होते हैं। इंडोनेशिया में अगर छेद कर रखा होगा तो कैसे पता लगेगा? वो छेद ही करेंगे, उसमें नेचुरल होल होता ही नहीं है। उसमें ड्रिल किया हो रहेगा, वो आपको समझ जाएगा। अच्छा, वो ड्रिल करके ही बनाते हैं, उसमें नेचुरल होल होता ही वो देख के समझ में आ जाएगा कि समझ आएगा कि ड्रिल किया हुआ ही है। और मतलब वो ड्रिल कर, अभी जैसे ये भी है तो ये भी ड्रिल करी हुई ही है, इसीलिए तुम उसके अंदर धागा पिरो सका है ना, और इसके बाद ही वो माला बन पाई है। अब ये जो नेपाली है इसके अंदर होल है ऑलरेडी, इसमें से वो डंडी होती है, जो पेड़ की डंडी होती है ना, वो इसके अंदर होती है, हमें से वो साफ करनी होती है और धागा इजीली चला जाता है। इसे जब आप इसका देखेंगे भी ना तो एक तरह, एक जो इसका हेड होता है उसकी तरफ से ये थोड़ा ज्यादा मतलब राउंड होता है, इसका जो ओपनिंग होता है वो राउंड होता है, और वही टेल की तरफ से नहीं थोड़ा चपटा होता है, क्योंकि मुख सारे आ रहे हैं और वहां से मुख निकल रहे हैं। तो वैसे अभी अगर आप रुद्राक्ष भी देखेंगे तो शिव पुराण में क्या वर्णन दिया गया है कि जो रुद्राक्ष है उसका जो हेड है वो शिव है, जो टेल है वो ब्रह्मा है, और जो सर्कुलर जो उसका जो राउंड नेचर है वो विष्णु है। इसलिए उसमें तीनों डेटीज, जो हमारे तीनों डेटीज हैं, उसका एनर्जी उसमें कंबाइंड है, ऐसे बोला गया है। ठीक है। और साउथ वाले कैसे पता लगेगा? वो नेचुरली ना आलमंड शेप के होते हैं या फिर चंद्र आकार के होते हैं, हाफ आलमंड शेप के होते हैं या आलमंड शेप के होते हैं, तो वो देख के समझ जाता है। और उसमें भी ज़्यादा मुखी नहीं आते हैं, 1 2 3 मैक्स टू मैक्स 4 तक जाते हैं, उससे ज़्यादा उसमें भी नहीं आते हैं। और प्लास्टिक वाले कैसे पता लगा? वो देख के समझ जाता है कि उसको ना, आपको पता लग जाएगा, हमको नहीं पता लगेगा ना। उसको ना कैसे रेडिश कलर किया जाता है, और जब आप उसको टच करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जैसे अभी ये रुद्राक्ष है ना, तो उसके मुख निकले हुए हैं, प्रॉपर है, तो आप जब उस पर हाथ लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये निकला हुआ है, और उसमें ना पोकी पोकी नुकीली नुकीले नुकीले टाइप्स होते हैं, एक्सटीरियर उसका थोड़ा नुकीला होता है, तो जब आप उसके हाथ लगाओ तो एक एक्यूपंक्चर वाला फील आता है। वही जो प्लास्टिक वाला, जो रेजिन वाला होगा या मोल्ड में बना हुआ रहेगा, उसका जो सरफेस होगा ना साधारण हल्का सा चपटा होगा, तो उसको जब आप हाथ लगाओगे ना तो आपको वो निकला हुआ नहीं दिखेगा। और वो जो मुख है ना वो क्लियर होनी चाहिए, मुख जो टूटा हुआ हो या जिसमें छेद हो, रुद्राक्ष में बड़ा छेद हो, जिसको वर्म्स ने खाया हो, ऐसे सब रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए। शिव पुराण में लिखा गया है और दूसरे जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनमें सब में लिखा गया है कि ऐसे रुद्राक्ष को ना, जैसे नदी या तालाब हो उसमें विसर्जित कर लेना चाहिए, उसको पहनना नहीं चाहिए। और उसमें कैसा है कि कैटेगरीज है रुद्राक्ष की, जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में आता है, जो सारे जो क्राइटेरिया उसको सेटिस्फाई करते हैं, वो नेपाली रुद्राक्ष है। जो बाकी सारे हैं वो सेकंड, जो मीडियम वाले हैं वो मध्यम श्रेणी, और जो लोअर वाली श्रेणी उसमें आते हैं। तो जितना हो सके मैं लोगों को रेकमेंड करती हूँ कि आप नेपाली पहने। जो नेपाली से आपको बेनिफिट्स 40 डेज में दिखेंगे, वो आपको इंडोनेशियन पहनने के बाद शायद 3। और हिमालयन में क्या डिफरेंस होगा? हिमालयन वाले हैं ना वो एलोंगेटेड होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, जैसे ये वाला है, और उसका कलर डिफरेंट होता है। आप इसको कितना भी धो लो, ये आपको ग्रेश ऑकरिश ये वाइटिश कलर का ही दिखेगा, ये ब्राउन कभी भी नहीं हो सकता। इसको हालांकि बहुत बार क्या करते हैं कि ब्राउन कलर का कलर करके या रेडिश कलर करके बेचते हैं, बट जब आप इसको धोएंगे ना तो यही कलर बनेगा, ये ब्राउन होगा ही नहीं। मैं इसको कितना भी पुराना पहन लूँ ना, ये ब्राउन होगा ही नहीं। जबकि यही रुद्राक्ष है, जो नेपाली रुद्राक्ष है, जितना पुराना होता जाएगा उतना उसका कलर डार्क होता जाएगा। और वो क्या करेगा, जो मतलब उसका जो साइंटिफिक जो स्टडीज की गई है, बनारस यूनिवर्सिटी में की गई है, फिर हमारे काफी साउथ में जो यूनिवर्सिटीज है उसमें भी की गई है, और सबके ना बाकायदा रिसर्च पेपर्स आपको ऑनलाइन मिलेंगे। और इसमें जो सबसे सिग्निफिकेंट स्टडी की गई थी ना, वो सुभाष राय जी ने की थी 1989 में, और इसका रिसर्च पेपर भी अवेलेबल है। तो उसमें कैसे 3 कैटेगरीज में की थी, स्पिरिचुअली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली। तो जो फिजिकली है ना, जो आपकी जो बॉडी है, इसके अंदर ना प्रॉपर्टीज है करके ये थर्मल एनर्जी को रेगुलेट करता है, इसलिए इसको थर्मो रेगुलेशन भी बोलते हैं, कि आपकी बॉडी से जो हीट निकल रहा होगा ना, ये उसको ऑब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसके अंदर जो एनर्जीज है ना वो आपको बाहर भी दे रहा है, तो आपकी बॉडी भी एनर्जी एब्जॉर्ब करिए, इसके अंदर वो प्रॉपर्टीज हैं। जैसे ही हमारी बॉडी हीट बाहर देती है, उसकी वजह से ना ये चेंज होने लगता है कलर। तो पता चलता है कि बहुत टाइम से पहना हुआ है। आपने ना बहुत सारे ऋषि मुनियों को देखा होगा या अघोरीज को देखा होगा, उन्होंने बहुत सारी रुद्राक्ष की माला पहन रखी होगी, और आप देखोगे तो ब्लैक कलर की होती है, बहुत डार्क ब्लैक कलर की, जेट ब्लैक कलर की, मतलब उन्होंने बहुत वर्षों से पहन रखी है।
और ऑल्सो जो शिव पुराण और दूसरे स्क्रिप्चर्स हैं उसमें कलर्स ऑफ रुद्राक्ष का भी दिया गया है। बट मैं ऑनेस्टली बताऊं तो अब तक की मेरी रिसर्च में, और मैंने जितना मतलब जो बहुत टाइम से इस फील्ड में है, 20 ईयर्स से, 15 ईयर्स से, 30 ईयर्स, उनसे जब बात करें तो उनको भी नहीं पता कि वो कलर डिस्टिंग्विशन क्या है। जैसे कि उसमें क्या दिया गया है, सफ़ेद कलर का रुद्राक्ष होता है, पीले कलर का रुद्राक्ष होता है, लाल कलर का रुद्राक्ष होता है और काले कलर का रुद्राक्ष होता है। अभी कुछ ऑस्ट्रेलियन जो आइलैंड्स हैं वहाँ पर ब्लैक रुद्राक्ष मिलता है, पर वो अगेन छोटी साइज़ का होता है, वो एकदम डार्क जेट ब्लैक कलर मिलता है अगेन, क्योंकि वो जोग्राफिकल जो एरिया है वो डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज सॉइल की अलग है, जो एनवायरनमेंट का प्रॉपर्टीज है वो भी अलग है, उसकी वजह से वो कलर डिफरेंस शायद आता होगा। बट अब तक दूसरे जो कलर्स मैंने आपको बताया उसके डिस्क्रिप्शन मुझे नहीं मिले। जैसे मुझे व्हाइट रुद्राक्ष अब तक नहीं मिला है देखने में, और ना ही मुझे येलोइश मिला है। अगर हम बात करें जो फ्रेशली निकला हुआ रुद्राक्ष होता है ना, वो हल्का सा आपको ऑफ वाइट कलर का या येलोइश कलर का दिखता है। तो अगर ये लोग मतलब वो रुद्राक्ष जैसे मेंशन किया अगर कि वो वाइट रुद्राक्ष है, तो हो सकता है वो एक कैटेगरी होगी कि निकला हुआ फ्रेश रुद्राक्ष को वाइट रुद्राक्ष बोलते होंगे। रेड रेड देखा आपने? नहीं, रेड भी नहीं दिखा। यूजुअली ये जो वाले रुद्राक्ष है ना, मतलब वो एक टाइम बाद, जब जैसे अभी ये भी जो होगा वो बहुत पुराना पहना है मैंने, और जब ये निकला भी होगा तो ये पुराने हार्वेस्ट का होगा, इसलिए उसने कलर सबसे पहले चेंज करा है। तो जब वो निकलता है और वो रुद्राक्ष जितना टाइम, जैसे अगर हम देखेंगे तो अगर एक फल है जैसे एप्पल है, उसको मैंने ट्री से निकाल के रखा तो वो लश रेड कलर का होगा। वहीं अगर मैं उसको बाहर रखूंगी काफी टाइम तक तो उसका कलर चेंज होता जाएगा। तो वैसे ही रुद्राक्ष के कलर भी चेंज होते जाते हैं। तो जब आप मार्केट में लेने निकलते हैं तो मेरी एडवाइस ये होती है करके जितना हो सके ना आप लाइट कलर वाले रुद्राक्ष लीजिए, क्योंकि वो उसमें समझ में आता है कि ये फ्रेश हार्वेस्ट का भी है और किसी ने इसको पहना नहीं है या इसका कहीं यूज नहीं हुआ है। पहने का क्या है, जैसे किसी ने किसी को दे दिया तो वो यूज कर सकते हैं? कैसा होता है ना कि अगर आपकी लिनिएज में है, जैसे आप एक ही गोत्र वाले हैं, तो अगर आप उसमें देते हैं, जैसे मेरी जो ग्रेट ग्रैंड मदर है, उन्होंने मेरे फादर को रुद्राक्ष दिया, वो रुद्राक्ष उन्होंने मुझे पास ऑन किया, मैं मेरे आने वाली जनरेशन को पास ऑन करूंगी। तो वैसे हमारी सेम लिनिएज, हमारी सेम ब्लड लाइन है, तो उसके अंदर आप रुद्राक्ष ऐसे दे सकते हैं। इनफैक्ट पुराने टाइम पे लोग पूंजी नहीं देते थे, रुद्राक्ष देते थे करके मैंने इस पे इतना जप करा हुआ है, अब ये रुद्राक्ष तू रख, तो इसका बेनिफिट ले पाएगा, ऐसे करके रुद्राक्ष पास ऑन किया जाता था। अगर आप और मैं हैं, हम एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं है, तो अगर मैं आपको रुद्राक्ष देती हूँ मेरा पहना हुआ, तो मेरे हिसाब से आपको नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मेरी एनर्जी स्टोर्ड होगी, जो मैंने उस पर जाप करा है, जो जिस एनर्जी से मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ वो रहेगा उसमें। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होता है करके आप फ्रेश रुद्राक्ष लेके परचेज करके पहने। अगर आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स से या आपके पेरेंट्स से मिला हुआ है तो उसको डेफिनेटली पहनना चाहिए, सेम लिनिएज वाला रुद्राक्ष। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई तंत्र एक्टिविटी करके रुद्राक्ष दे दे किसी को? ये सबसे बड़ा मिथ। जैसे आपने बोला एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, अब किसी ने कोई नेगेटिव एनर्जी उसमें भर दी और किसी को दे दिया और उसने वो यूज किया और उस पे आ गई। देखिए, मैं आपको यहाँ पे 2 चीज़ें बताऊँगी। जो शिव जी हैं, उसका सबसे प्योरेस्ट मैनिफेस्टेशन है। जो तंत्र की भी ज्ञाता हैं, वो शिव जी हैं। शिव जी ने रावण को सिखाया और वहीं से मतलब तंत्र आगे बढ़ा है। तंत्र जो साधनाएँ भी हैं, वो भी शिव जी की हैं। तो मतलब अगर रुद्राक्ष पे किसी ने तंत्र करा होगा, तो डायरेक्ट शिव जी के एनर्जी एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। रुद्राक्ष पे तंत्र होता ही नहीं है। एनर्जी वो एब्ज़ॉर्ब करता है, उसकी खुद की एनर्जी भी होती है। जैसे अगर अभी एक रुद्राक्ष भी है, अगर वो निकला हुआ है और मुझे मंत्र जाप करने नहीं आते, मुझे कुछ करना नहीं आता, मैंने सिर्फ उसको उठा के भी पहन लिया ना, तो भी मुझे उसके रिजल्ट्स दिखाएगा। बट हम जाप करना क्यों बोलते हैं? क्योंकि शिव पुराण में कैसा लिखा गया है कि आप उसको जाप करोगे ना, तो उसकी एनर्जी एक्सपैंड होती है। मतलब अभी जैसे यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, मगर उसका बटन चालू नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं होगी। वो धीरे-धीरे मतलब जब लगा कि एनर्जी जा रही है, तब वो धीरे-धीरे पास ऑन होगी। जैसे ही मैं बटन स्टार्ट करूँगी, वो एनर्जी का फ्लो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो वो एक सर्किट बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो वैसे ही जब हम रुद्राक्ष के ऊपर जप करते हैं या उसको एनर्जाइज़ करते हैं या उसको एक्टिवेट करते हैं, वो ऑलरेडी एनर्जाइज़ एक्टिवेटेड होता है। हम मंत्र से ना उसके साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल आपके लिए कर रही हूँ एक रुद्राक्ष, आपने ऑर्डर किया है, तो मैं आपका नाम लेके उस पे एनर्जाइज़ करूँगी, तो ताकि जब आप पहने तो आपको उसका बेनिफिट मिले। तो वो आपकी एनर्जीज़ के साथ ना वो ऑलरेडी सिंक्रोनाइज़ होने लगता है पहनने के पहले से ही। तंत्र नहीं हो सकता है रुद्राक्ष पे, और कोई भी अगर ऐसे मतलब तंत्र करके रुद्राक्ष दे भी रहा है, तो आप उसको बेझिझक पहन लें, आपका बाल विवाह का नहीं होगा, क्योंकि रुद्राक्ष नहीं नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता है, बैकफायर नहीं करता है। रुद्राक्ष एकमात्र ऐसा साइंस है या एक ऐसा टूल है जिसको पहनने से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है लाइफ में किसी के भी। तो साइंटिफिक वैलिडेशन की आप बात कर रहे थे, तो आपने एक चीज बोल दी थर्मो वाली प्रॉपर्टी, कि थर्मोजेनेसिस हो रहा है कि हमारी बॉडी की थर्मो, और भी कुछ होता है उसमें? जी, कैसा होता है ना कि उसके अंदर ना डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ है। जैसे मैंने मेंशन किया, जो सीड्स हैं उसके अंदर ना आयरन और कॉपर है,
तो आयरन और कॉपर क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, रिटेंशन करते हैं और उसको ये भी करते हैं, बाहर भी निकालते हैं, रिलीज भी करते हैं एनर्जी को। तो इसी जो मैं बनारस की स्टडी की बात करी, बनारस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ने देखा था, तो उसमें डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज भी हैं। साथ में जो स्पिरिचुअली रुद्राक्ष कैसे इफेक्ट करता है, वो ना आपके आसपास एक स्पिरिचुअल ऑरा क्रिएट करता है। मतलब हर एक इंसान का एक ऑरा होता है, और जब भी ऑरा में नेगेटिव एनर्जीज होते हैं या अगर एक इंडिविजुअल डिप्रेसिव फेज से जा रहा है ना, तो उसकी ऑरा में ना आपको छेद दिखेंगे। जब हम रेकी वगैरह करते हैं तो दिखता है, ऑरा स्कैनिंग करते हैं तो दिखता है, ब्लैक डॉट्स दिखेंगे या कोई एक्सटर्नल हुक वगैरह दिखेगा, एनर्जी अगर प्रेजेंट होगी तो जैसे ही आप रुद्राक्ष पहनेंगे ना, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड वो क्रिएट करता है, उसकी वजह से वो क्लेंजिंग स्टार्ट हो जाती है, आपकी ऑरा बिल्ड होने लगती है। साइंटिफिकली रिसर्च ये भी किया गया है कि वो ब्लड प्रेशर वगैरह को भी बहुत अच्छे से रेगुलेट करता है। वो जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जा रही होती है, वो उसको भी रेगुलेट करता है। वो आपकी जो थिंकिंग पैटर्न होता है उसको चेंज करता है। जैसे जो रिसर्च की गई थी बनारस यूनिवर्सिटी में, उसमें ये भी मेंशन किया गया था कि साइकोलॉजिकली कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। तो साइकोलॉजिकली लोग बहुत रिलैक्स पीसफुल रहते थे, उनका जो स्टेट ऑफ माइंड था वो चेंज हो गया था। अगर पहले एक इंसान था जो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करता था, नेगेटिव थॉट्स रखता था, वही रुद्राक्ष पहनने के बाद ना उसका एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए वो साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट करता है, स्पिरिचुअली भी करता है, फिजिकली भी करता है। कुछ मिथ्स भी है क्या जो रुद्राक्ष को लेके? जैसे अभी आपने नॉनवेज के बारे में बताया कि नॉनवेज नहीं खाना है, बट मैं खा भी सकता हूँ ठीक है, और क्या क्या है? जैसे कि अगर आप रिसर्च करेंगे तो ऑनलाइन आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे कि फीमेल्स को रुद्राक्ष पहनना चाहिए क्या। तो उसमें जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं ना, वो इस सब चीज़ों में ना बहुत प्रिसाइज हैं। वो बता देते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको करना है, किसको नहीं करना है। तो जो रुद्राक्ष है ना, उसके बारे में स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है कि सारे लोग पहन सकते हैं, छोटा बड़ा इंसान जो है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, सब पहन सकते हैं। फीमेल्स भी पहन सकती हैं और मेल्स भी पहन सकते हैं। सबको रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इनफैक्ट एनिमल्स को भी रुद्राक्ष दिया जाता है, जिनसे उनकी हेल्थ बहुत इंप्रूव हो जाती है। तो ऐसे भी मेरे पास केस स्टडीज़ हैं एनिमल्स वगैरह के। और दूसरी बात जो है वो ये मिथ है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, पीरियड्स के टाइम पे नहीं पहनना चाहिए फीमेल्स को। मेरा मानना ये है करके आप हमेशा पहन के रखें, क्योंकि इसका भी कहीं वर्णन नहीं करा गया है। मैं सिर्फ एक चीज़ रेकमेंड करूँगी करके, आप जब फर्स्ट टाइम रुद्राक्ष पहनते हो तो आप मेक श्योर करिएगा कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी ना चल रही हो। क्योंकि कैसा होता है, एनर्जी ना, जो फीमेल की एनर्जी होती है वो पूरी जो नीचे वाले 2 चक्रास होते हैं उस पर फोकस्ड होती है। और सिंस जो हम रुद्राक्ष लेकर आ रहे हैं वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट करने वाला है, तो वो थोड़ा सा क्लैश क्रिएट करेगा, डिसबैलेंस क्रिएट करेगा आपकी एक्सटर्नल ऑरा में, आपकी एनर्जी में। तो आपका जब वो फर्स्ट साइकिल निकल जाए, उसके बाद जब आपका साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाए मेंस्ट्रुअल, उसके बाद आप पहनिएगा। और आपके आने वाले हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप उसको पहन कर रख सकते हैं, उतारने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, 7th डे जब आपका हो जाएगा तो उसको अगेन गंगा जल से थोड़ा वॉश करके, उसको थोड़ा सा चंदन वगैरह लगा के एक माला जप करके वापस पहन सकते हैं। आपको अगर माला जप नहीं करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, बट गंगा जल से वॉश कर दीजिएगा, क्योंकि उस दौरान ना जो फीमेल्स की ऑरा होती है वो ओपन हो जाती है। इसीलिए बहुत बार कैसे बोला जाता है कि जब फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल में होती है तो उसको शमशान के आसपास नहीं जाना चाहिए, जहाँ मतलब ऐसे जगहों पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज वास करती हैं, क्योंकि उसकी ऑरा जो होती है वो पोरस हो जाती है, तो एनर्जीज को अट्रैक्ट कर लेती है, खींच लेती है। तो सिर्फ उस दौरान मैं रेकमेंड करूँगी उसको वॉश करके अगली बार से वापस वही सेम आप पहन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी जो मिथ आपको ऑनलाइन मिलेगी वो ये है कि शमशान में जब आप जाते हो तो आपको रुद्राक्ष पहन के नहीं जाना चाहिए, उसको उतार के रख देना चाहिए। अभी मैं इसमें भी एक लॉजिकल क्वेश्चन पुट करूँगी आपके ऑडियंस के लिए कि जो शमशान है उसकी डिएटी कौन है? शिव जी हैं। उनको हमने डिस्ट्रक्टर का पोजीशन दिया है कि मतलब डिस्ट्रॉयर हैं। और आप जहाँ भी देखेंगे ना तो आपको जो सिमेट्री ग्राउंड होता है उसके आसपास आपको शिव जी का मंदिर फॉर श्योर दिखेगा। अभी जहाँ पे शिव जी स्वयं वास करते हैं वहाँ मैं रुद्राक्ष धारण करके क्यों नहीं जा सकती? और वहाँ तो नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होंगी ना। अगर हम एनर्जी के पर्सपेक्टिव में भी बात करें तो वहाँ तो कितने सारे लोग अपना शरीर छोड़ते होंगे, मतलब कितनी पीड़ा से जाते होंगे, तो उनकी एनर्जीज तो वहीं घूमती होगी। तो ऐसा हो सकता है कि मैं उनको पकड़ लूँ। तो सिंस रुद्राक्ष आपकी प्रोटेक्शन में बहुत अच्छा काम करता है कि कोई एनर्जी आपको टच नहीं कर सकती। शिव पुराण में मेंशन किया गया है कि डाकिनी, शाकिनी, भूत, पिशाच, प्रेत, ब्रह्म राक्षस, मतलब बड़े से बड़ा बेताल, कोई भी आपको टच नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे ना शिव जी के गढ़ में ही आते हैं, जितने भी भूत वगैरह हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि आप शमशान में भी जब जाएं तो रुद्राक्ष पहन के जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आपको वहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा वो एनर्जी। वही मतलब 2 चीज़ें मेरे दिमाग में, ये था शमशान जो आपने बोला, एक रुद्राक्ष पहनने से एनर्जी बन रही है, ऑरा स्ट्रांग हो गई तो नेगेटिव ऑरा अट्रैक्ट नहीं कर सकती, पर दूसरा ये भी है कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है।
वो सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। और जैसे मैंने बताया ना, वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। वो मतलब एक ऐसा है ना कि मतलब जैसे मैंने बताया, फ्रूट अगर ट्री से भी गिरा है, मैं उसको तुरंत पहन सकती हूँ। उसका जो कंपार्टमेंट है, उसका जो मॉर्फोलॉजी है, वो इस तरीके से बना हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर शिव जी हैं, बीच में जो सरफेस है उसमें विष्णु जी, और नीचे ब्रह्मा जी हैं। तो अगर 3 डेटीज़ जो हमारे सबसे प्रोफाउंड डेटीज़ है, सबसे पावरफुल डेटीज़ जिनको हम मानते हैं, अगर वो उसको गवर्न कर रहे हैं, तो उसको नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट नहीं करेंगी। ठीक है। तो ठीक है। बेसिकली मेरे को लगता है कि हमने एक पूरा कोर्स टाइप कर दिया रुद्राक्ष के ऊपर, कि हमने सारी की सारी चीज़ें कवर कर दी। राइट, राइट। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बहुत मज़ा आया, बहुत नई लर्निंग थी मेरे लिए रुद्राक्ष के बारे में, और मैं देखता हूँ कि मैं चिकन छोड़ पाता हूँ या फिर नहीं छोड़ पाता। डेफिनेटली मुझे बताइएगा। ये एक्सपेरिमेंट मैं अपने ऊपर करना पसंद करूँगा। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।